अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ आप सबको सबसे पहले आपको कहेंगे खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ शाहजेब और माया की खिदमत में हाजिर। और थैंक यू सो मच, आप कैसे हो? वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपको उम्र बहुत मुबारक हो। थैंक यू बहुत, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत आप सब लोग के लिए ढेरों दुआएं की हैं, सबके लिए दुआएं की हैं, खासकर पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो है जो भी जैसे भी आए, बस अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए सलामती के मामलात हो। और बड़े खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो देखने में मिले शाहजेब। सब लोग इतने याद आए, वो मनाजिर जो लोगों के साथ हम देखते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला हम कब देखेंगे ऐसे मंजर। बट डेफिनेटली वो मैं शेयर करूंगी। 9-10 मुहर्रम को आप जी 9-10 मुहर्रम को हम मक्का शरीफ में थे, हरम में थे, हम तवाफ कर रहे थे और वहां पर जो है अजान के टाइम में वहां पर लोग एक दूसरे को पानी और खजूर दे रहे थे क्योंकि रोजे भी थे काफी लोगों के। बहुत खूबसूरत जर्नी थी। मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, मैं अभी एयरपोर्ट से सीधी आ रही हूँ और भागती भागती अभी घर भी नहीं गई हूँ, लेकिन जिम्मेदारी है आप लोगों के साथ ये भी काम निपटाना है और इबादत भी करनी है। अल्लाह ने बड़ा 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 मुझ गुनाहगार को जो है बुलाया अपने घर पर और सब लोगों के लिए दुआएं की हैं, सबके लिए ढेर सारी दुआएं की हैं। सो मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पर कराची वालों के लिए दुआएं करने की बहुत मैं वाकई में सब लोग मुझे कह रहे थे बहुत दुआओं की जरूरत है। और उसकी वजह यह है कि मुल्क में मानसून का एक नया स्पेल का आगाज हुआ। कराची में बादल बरसने लगे एक बार फिर से, और कहीं हल्की हुई, कहीं तेज बारिश हुई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ थोड़ी सी बारिश के बाद चंद घंटों की बारिश हुई और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाके डूब गए कराची के, जिसमें शाह फैसल ड्रिग रोड हमने देखा, स्टेडियम रोड, मलीर, सफूरा, लांडी, कुरंगी में अब्र करम बरसा और साथ ही बहुत सारी रोड जो है उस पर पानी भी जमा हो गया। माया, अच्छा शाहजेब, जब कल तक की खबर थी, अच्छा परसों रात जो है मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में बिन मौसम की आंधी वाली बारिश हुई है, बाकायदा बिजली कड़की। वो वीडियोस वगैरह भी हैं, वो भी मैंने बनाई है, जाना मास्क के अंदर से रख के फोन रखकर मैंने पूरी वीडियोस बनाई है। बट जब हम ये सोच रहे थे कि मेरी वापसी की फ्लाइट है और हमें कराची वापस आना है कि तो एयरपोर्ट से मैं ऑफिस तक कैसे पहुंचूंगी, ये बड़ा डर था। लेकिन अभी जब मैंने देखा रास्ता क्लियर है, शायद फैसल तो खास तौर पर बिल्कुल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर और रास्ता बड़े आराम से माशाल्लाह हम पहुंच भी गए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इलाके ऐसे हैं शाहजेब जहां पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। और अभी तो खैर ये आगाज है, पिक्चर अभी बाकी है। उसकी वजह यह कि जवाद मेमन साहब ने हमें बताया था कि 11 तारीख से असल जो बारिशें हैं उनका आगाज होना है, जो 13 तारीख तक चलेंगी, यानी कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और बारिश बरसाने वाला जो सिलसिला है ये शहर के शिमाल मशरिक में इस वक्त मौजूद है। 3 दिन समंदर में अजान होगा, माहीगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। साथ में बलोचिस्तान भी मूसलाधार बारिशों की वार्निंग दे दी गई है और PDMA ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी किया। बलूचिस्तान के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज बात भी की थी कि वहां पर हालिया बारिशों की वजह से काफी नुकसान हुआ था और एक बार फिर वहां पर बारिशों की पेशगोई की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह वहां पर खैरियत रखे और वहां पर जो हालात जिस तरीके के रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर एक बार फिर वहां पर बारिशों का आगाज हो गया और बारिशों का जो सिलसिला है वो चलता रहा तो काफी मुश्किलात पैदा हो सकती, काफी मुश्किलात पैदा होते हैं। आई कंप्लीटली एग्री। और जिस तरीके से हम पहले भी कर रहे थे मेरे सफर करने से पहले कि जिस तरीके से बलूचिस्तान की सिचुएशन आ रही थी सामने नजर, और अगर ये वाली इस तरह आप अर्बन फ्लड की बात करें शाहजेब, ये तो बाकी परेशान कौन बात है। लेकिन परेशान जो शहरी हैं वो सुनने में आया है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके भी हवाले से परेशानी बहुत हुई है। शहरों में 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यानी कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें बिजली नहीं गई और उसमें हम जो खुश हो रहे थे वो अब जो है जरा दुखी हो जाए, दुख में बदल गया है वो खुशी जो है। ऐसा कि बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है। कराची में लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। अब खैर कराची में वो इलाके जिनको मुस्तस्ना हासिल है वहां पर भी अब लोड शेडिंग की जा रही है और मुसलसल 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दिन में तकरीबन अगर 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन आपकी 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। 2 घंटे की जाती है, फिर शाम को 2 घंटे की जाती है, रात को 2 घंटे की जाती है। इस तरीके से 6 घंटे मुकम्मल किए जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर। और फैसलाबाद में बिजली के जायद बिल आने पर शहरियों को हम देख रहे हैं कि उनका सब्र के पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने एहतजाज भी किया, सड़क ब्लॉक की, टायर जलाए और खासतौर पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि एटलीस्ट हमें जो बिजली की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। नहीं तो जब पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो उसके बाद जो है ये चीज क्यों हो रही है दोबारा से कि जब पता है कि बारिशें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता बारिशें आ रही हैं,
तो आर वी स्टिल नॉट, मतलब वही वाली बात है, घिसी पिटी वाली बात कि अभी तक हम शाहजेब प्रिपेयर्ड नहीं है इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, और पीडीएम में खासतौर पर अलर्ट भी जारी कर रहा है, कराची के लिए भी, सिंध के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए भी। तो मेरे ख्याल में जब अलर्ट जारी किया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि ऑलरेडी इकदाम ऐसे उठा लिए जाएं कि आने वाली बारिश से कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिर वही बात है कि जो कराची के मसाइल हैं, जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें चाहे अलर्ट जारी कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पंजाब की ताजिर बरादरी को जो बड़ा रिलीफ मिल गया उसके हवाले से भी बात करते हैं। वज़ीर पंजाब ने सुबह भर में कारोबार के औकात की पाबंदी खत्म करने का ऐलान, बिल्कुल 9 बजे तक की पाबंदी आयद की गई थी। ये कहा गया था कि 9 बजे तमाम कारोबार बंद किए जाएं, और ये खबर हमने आप सब तक पहुंचाई थी। खासतौर पर पंजाब वाले इस खबर से वाकिफ हैं, लेकिन अब इस खबर की जो अपडेट है वो ये है कि जो पाबंदी है उसको खत्म करने का ऐलान किया गया, यानी कि कारोबारी मराकज है, मार्केट्स हैं, जितने भी बाजार हैं, दुकानें, वो इतवार को भी खुली रहेंगी और रात 9 बजे के बाद भी वो खोल। तो इसका मतलब है इसको डे टाइम बढ़ाना या पाबंदी हटाने का मतलब ये कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है फोकस कर रहे हैं, ताकि पंजाब में इस चीज को, तो फिर पूरे पाकिस्तान में असल में पहले तो क्योंकि ये कहा जा रहा था एनर्जी सेव करने के लिए खासतौर पर कि हमें जो है वो कारोबारी मराकज बंद करने 9 बजे से पहले इस पे ताजिर बरादरी ने कुछ एहतजाज भी किया था। पहले हुकूमत की तरफ से 7 बजे 8 बजे का टाइम दिया जा रहा था, फिर ताजिर बरादरी ने कहा नहीं, हमें 9 बजे तक एटलीस्ट टाइम दिया जाए। लेकिन अब ये पाबंदी खत्म कर दी गई है। पंजाब में हर तरफ बिजनेस हो सकता है और वो रात देर तक हो सकता है। क्या बात है। लेकिन खैर मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा स्टेप इसलिए लिया गया था कि एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं सब मुल्क में, और बिजली बचाने के लिए जरूरी था सब कुछ करना। मेरे ख्याल में जो लोग रात में निकलते हैं वो दिन में निकल के भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शॉपिंग तो करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी देखना है हमें साथ साथ कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। और हमारे पाकिस्तान की इस वक्त फ्यूचर की बात अगर होती है तो पाकिस्तान की आजादी के 75 साल यानी कि डायमंड जुबली, पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, और बाजारों में सजे स्टॉल्स पर भी रश बढ़ता जा रहा है। हर तरफ स्टॉल्स देख रहे हैं, आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा, हर तरफ स्टॉल सजना शुरू हो गए। मैं आई तो उस वक्त तो शुरू के, जब मैं गई तो शुरू लास्ट वीक लगना शुरू हो गए थे स्टॉल्स। अच्छा, मैं चली गई थी उस वक्त। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ना वहां पर देख रही थी, जब भी कोई ग्रीन नजर आता ना, मैं कहती थी ये 14 अगस्त को शाहजेब के साथ पहन लूंगी, ये 14 अगस्त को शाहजेब के साथ पहनूंगी, नजर पड़ती थी। बकायदा परचम, बैजेस और इसके जो स्टॉल्स हैं वो सजना शुरू हो गए हैं। साथ में जो ये भी कहा जा रहा है कि जो गली कूचे हैं वो सब जिलाली परचम सजाए जा रहे हैं, झंडियों सजाए जा रहे हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं अपने मुल्क से जो है खास तौर पर एक मोहब्बत का इजहार करने के लिए। तमाम चीजें हम गली मोहल्लों में देखते हैं, लेकिन अगर बारिश होगी तो फिर ये तमाम झंडियां बह जाएंगी, जो हमेशा हम देखते हैं। हर साल ये होता है कि 14 अगस्त को बारिश होती है। हाँ, वो ये जो जज्बात होते हैं ना, ये हमें बहुत जो है ना, हमें बह जाते हैं हम इन जज्बात में। लेकिन प्लीज का ख्याल रखा करें कि जिन झंडों का, जिन झंडियों का, जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं इस 14 अगस्त के दिन, उनको बहुत संभाल के रखें। विल यू बिलीव शाहजेब के अभी तक मैंने कोई 5-6 साल पहले की जो मेरी झंडियां थी उनको मैंने संभाल के जो है वो एक दराज में रखा हुआ है। अच्छा, हर साल मैं निकालती हूँ। और बारिश भीगी नहीं, वो बारिश का हो रही थी 14 अगस्त वाले दिन। अभी मुझे लगता है इस बार तो भीगी जाएगी, मुझे लगता है, लेकिन वो मैं संभाल के रखी हुई हूँ। मैं फौरन निकाल के जो है ना वो अंदर रख देती हूँ। अब खैर, अब कुछ सियासी मामलों का जिक्र करेंगे। सुबनामा में आपने बहुत सारी खबरें जान ली हैं, यानी कि टॉप स्टोरीज जान ली हैं। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले कुछ सियासी बातें करेंगे। उसकी वजह यह कि मुल्क में सियासी मामलात कुछ बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ सामने आ रहा है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, गिरफ्तारियों के इशारे भी दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, बताएं तो बिल्कुल, बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल साहब को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को पेश करने का हुक्म भी दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी हमने देखा कि उन्होंने गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में ये कहा है कि पीटीआई तोड़ने और मेरी नाअहली का मंसूबा बन चुका है। नवाज शरीफ को दोबारा लाने की गेम हो रही है, जबकि ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना केस पर उन्हें नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश की जा रही है कि उनको नाअहल किया जाए और इस तरीके से नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये आज हम जानना चाह रहे हैं। वाह, यानी कि इतना कुछ हो गया है, और मैं बिल्कुल चंद दिनों में इतना कुछ हो गया है कि सीरियसली मतलब ये तो बड़ी फिक्र करने वाली बात है। कुछ चीजें तो मुझे शाहजेब बता रहे थे बारिश के हवाले से, कहाँ कहाँ कैसा पानी खड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह होगा। खैर, एनी हाउ लेट्स हैव अ चैट विद, इस हवाले से मज़ीद मामलात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जिया का रजा रूमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रजा, शुक्रिया प्रोग्राम में आपने आने के लिए वक्त निकाला। इमरान खान साहब ने संगीन इल्जामात लगाए, शाहजेब ने अभी आप बताया भी, जैसे कि क्या वाकई पीटीआई जो है वो तोड़ने का कोई मंसूबा बन चुका है? ऐसी कोई कंस्पिरेसी हो रही है आपके नजर में, अकॉर्डिंग टू यू? जी शुक्रिया सबसे पहले इनवाइट करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कोई पीटीआई को तोड़ने की कंस्पिरेसी हो रही है सच, लेकिन ये है कि पीटीआई पे कुछ बुरा वक्त जरूर दिखाई दे रहा है। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हो या दीगर
जो पीटीआई की वो जो फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का केस हो, ये यके बाद दिगरे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है कि जहाँ पे पीटीआई जो कि बड़ी, आपने देखा इमरान खान साहब बड़े जारहाना अंदाज में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे थे, मकबूलियत में उनकी बहुत बड़ी अप्रैल के बाद से, लेकिन अब एक के बाद उनके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं। और इसमें मैं समझता हूँ ये जो हालिया वाक़या है शहबाज गिल साहब वाला, ये तो अवॉइडेबल था, इसमें तो उन्होंने बिल्कुल गलती की और उनको ये नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने ये बात की इदारों के बारे में। और उसमें जारी बात है कि इमरान खान साहब और पार्टी की जो है वो कुछ फंस से गए हैं इस पूरे मामले में कि इससे अब कैसे निकले। मेरे ख्याल से ये एक इम्तिहान है उनके लिए बहुत बड़ा। जी आप रजा साहब, इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है? क्या आप समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस हो या तोशाखाना केस हो, ये वाकई साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली करा सकते हैं? ये दोनों केसेस, ऐसी कुछ सूरत-ए-हाल बन सकती है और फिर नवाज शरीफ साहब वापस भी आ सकते हैं? जी, पहली तो ये बात है कि देखें, जहां तक तो नाअहली का ताल्लुक है तो आपने देखा है कि नवाज शरीफ जो थे साबिक वज़ीर आज़म, उनकी नाअहली तो इससे भी कहीं ज्यादा मामूली बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल कर दिया। तो ये जो तोशाखाना वाला मामला है और ममनुआ फंडिंग वाला जो मामला है, जी ये तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस साबित हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। अब देखना ये कि एक तो ये कि अदालतें क्या करती हैं इसके ऊपर और वो किस अंदाज से इस पूरे मामले को देखती हैं, हैंडल करती हैं। और बिल्कुल नवाज शरीफ साहब देखिए वो तो आएंगे वापस, क्योंकि उनकी पार्टी भी मुश्किलात का शिकार रही। आपने देखा बाय इलेक्शंस में कैसे पीएमएलएन को वो पजीराई और वो मकबूलियत नहीं इस वक्त हासिल जो पहले एक जमाने में हुआ करती थी। तो उस वजह से भी नवाज शरीफ को आना पड़ेगा और यही खबरें हैं कि वो इलेक्शन के पहले उनका ख्याल था आने का, लेकिन अब यूं लगता है कि वो शायद पहले ही आ जाए। जी, यानी कि इमरान खान साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ को दोबारा लाने की गेम हो रही है, ये इसमें लग रहा है उनको कि अब ये होने वाला है, नवाज शरीफ साहब की हो सकता है कि वापसी हो जाए अब। जी बिल्कुल, वापसी मुमकिन है कि वो हो जाए और खान साहब वही देख रहे हैं कि बाजी जो है वो पलट रही है और उनके हाथ में अब नहीं रही, इसलिए वो पहले से ही सबको आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए असल बात इस वक्त, जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा था मॉनसून के हवाले से, बिजली और मार्केट्स, असल पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत का है और जो महंगाई का जो एक सामना है हमारे अवाम को और बेरोजगारी का जो सामना है। अब देखिए हालात में कैसे हमारी मईशत संभलेगी अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, अगर ये बार बार एक आ रहा है एक जा रहा है, एक नाअहल हो रहा है दूसरे की नाअहली का हो रहा है। हमें इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए। अब पता नहीं ये कैसे हमारी सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि नहीं समझती हैं और किस तरह इनको मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है वो कितना लाजमी है इस वक्त। जी अब रजा साहब, खास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रजीम चेंज करने की जो बातें हो रही हैं, रजीम चेंज की साजिश की जा रही है खास तौर पर, और फिर एक सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए लड़वाया जा रहा है ताकि जो इस वक्त हुकूमत है वो आगे कंटिन्यू करे और माइनस इमरान खान की बातें की जा रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि माइनस इमरान खान हो सके इस वक्त मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये तो एक सियासी बयान है ना कि कोई लड़ा रहा है, कोई साजिश हो रही है। खान साहब को साजिश बहुत दिखाई देती है। अब बात ये कि शहबाज गिल साहब ने जो बातें कही हैं, अगर पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी, वो उनका क्लिप जो है वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर भी। अब सवाल ये कि उन्होंने वो बातें तो कह दी हैं, अब उन्होंने क्या वो खुद से कही है, वो पार्टी की पॉलिसी है, उन्होंने गलती कर दी, कोई लाइन क्रॉस कर दी। अब ये तो दूर की बात है ना कि किसी ने साजिश से उनसे कहलवा दिया है। तो मेरे ख्याल से खान साहब को लाताल्लुकी करनी चाहिए कि ये उनकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से कह दिया जो कह दिया है। तो ये एक तो ये बात है। लेकिन दूसरी बात जो है वो -1 वाला मामला, तो
देखे ना, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन के 2 रेफरेंस, एक तोशा खाना वाला और ममनुआ फंडिंग वाला केस, अभी अगर जाते हैं अदालत में और मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं तो फिर तो ये काफी हद तक पॉसिबल हो जाएगा कि वो शायद नाअहल हो जाएं खान साहब। तो उस सूरत में तो फिर -1 हो जाएगा ना। तो खान साहब भी घबराए हुए हैं। पहले तो वो हमें कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन लगता है कि कुछ थोड़े से वो खुद घबरा रहे हैं आजकल के हालात और वाकयात देखकर। आपकी बात से ना एक जी बड़ा आपकी बात से एक सवाल आया। आई एम सॉरी आपकी बात काटते हुए, लेकिन आपकी बात से एकदम से ख्याल ये बात आई कि खान साहब की फैन फॉलोइंग बहुत है। हम देखते हैं कि उनके जो फैंस होते हैं वो ज़्यादा उनके जलसों में नज़र आ रहे होते हैं, और वो इमरान खान साहब की जो एक आम आदमी का नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप रहनुमाई फरमाइएगा, अगर माइनस इमरान हो जाता है तो क्या पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं या फॉलोइंग है उसमें बहुत बड़ा डिप नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू यू? जी देखिए, बिल्कुल डिप खान साहब की जो फैंस हैं वो तो रहेंगे ना। उनके पहले भी फैंस थे क्रिकेट के हवाले से, शौकत खानम, उनकी शख्सियत, तो वो उनकी फैन बेस रहेगी। हाँ अलबत्ता वो उस तरह से अगर वो -1 होते हैं तो पीटीआई जो है वो इतनी मुनज़्ज़म पार्टी नहीं है, वो ज्यादातर वन मैन शो ही है, यानी कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो उन्हीं के गिर्द, खान साहब के गिर्द घूमती है। उनकी पूरी सियासत, उनकी पार्टी, उनकी जब हुकूमत में भी आए थे तो अब इन हालात में मुश्किल तो बन सकती है कि जैसे आप सही कह रही हैं कि वो वाली बात नहीं रहेगी जो पहले हमने देखी है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा टेस्ट है खान साहब के लिए, और तो यही कहते हैं कि वो हो जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जैसे आप कह रही थी। जी बेशक, आमीन आमीन। आप बहुत प्यारी बात की है वाकई। ठीक है रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और जिस तरीके से आपने तज्जिया दिया है इस वक्त पूरे मुल्क के सियासी मामलात पर, उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, लेकिन साथ में हम एक ये पहलू भी देख रहे हैं कि जैसे कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज गिल को अगर गिरफ्तार इस तरीके से करना था ये गलत है, और उन पर अगर चार्ज, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की थी तो उन पर चार्ज लगाया जाता, फिर उनको अदालत में पेश किया जाता कि वो अपनी सफाई दे पाते। तो खैर इमरान खान साहब एक ये भी एतराज उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला इस वक्त सियासी मामलात जिस पर हमने आपको तज्जिया भी सुनाया रज़ा रूमी साहब का कि किस तरीके से इस वक्त सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, क्या माइनस इमरान खान वाकई पॉसिबल है, क्या वतन वापसी भी पॉसिबल है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब वो इशारे इन्हीं बातों की तरफ दे रही है। वेल आई थिंक मुझे बहुत कुछ कैचअप करना है और बहुत सारी चीजें मैं मिस भी कर चुकी हूँ बीच में, तो ये सारी चीजों के साथ साथ ये जो बारिश हुई है शाहजेब पिछले दिनों में इतना ज्यादा, क्योंकि कल भी सब डरा रहे थे कितनी बारिश होगी, तो हम डर रहे थे कैसे पहुंचेंगे ऑफिस आज। तो क्या इस बारिश के बाद जो पानी की जो किल्लत है, ये जो पानी का बहरान है, उसमें कोई फायदा नजर आया कि चलो पानी अब आ गया, कहीं ना कहीं अब पानी की सप्लाई में जो है वो बेहतरी आनी चाहिए? पानी तो आ गया, लेकिन पानी आकर या तो बह गया या फिर वहां जमा हो गया जहां जमा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पानी जमा करने का तरीकेकार होना चाहिए ताकि पानी की स्टोरेज की जा सके। और अगर पानी का जो बारिश का पानी है वो सिर्फ और सिर्फ जाया हो रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ये बारिश का पानी बरसेगा, बरसने के बाद सड़कों पर बह जाएगा, और जब वो गटर के पानी में मिल जाएगा तो फिर आप उसको स्टोरेज करके क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि नकारा स्टोरेज सिस्टम जो है हमारा वो अपनी जगह है, लेकिन शहर में पानी बहरान की सबसे बड़ी वजह जो है वो पानी की चोरी भी है। पानी चोरी भी किया जाता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि पानी का एक बहरान पैदा हो जाता है मुल्क में। इतनी बारिश बरसने के बावजूद हमारे मुल्क में बारिश का पानी भी स्टोर नहीं किया जा रहा, और हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड हुकाम मुबैना तौर पर रोकने में नाकाम नजर आते हैं इस चोरी को भी, जिस चोरी का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये चोरी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं माया? क्योंकि पानी चोरी के पीछे कौन है ये हम जानना चाहते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज के, फरीद आलम, उन्होंने कुछ रिपोर्ट तैयार की, कुछ सामने लाना चाह रहे हैं, तो हम उनसे वो जान लेते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल, कराची में हर गुजरते दिन के साथ पानी का बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह वाटर बोर्ड की जानिब से नागा सिस्टम पर अमल दरामद ना होना, और दूसरी बड़ी वजह पानी की चोरी है। कराची वो वाहिद शहर है जिसको 2 मुकामात से पानी सप्लाई किया जाता है, एक है धाबेजी, दूसरा है हब डैम। धाबेजी से कराची पानी तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी तवील मसाफत तय करके पहुंचता है। इसी तरह हब डैम से तकरीबन 90 और 95 किलोमीटर की मसाफत तय करके पानी शहर कराची पहुंचता है। इन दोनों रास्तों में धाबेजी से कराची तक आने में पानी को एन ए की तक आने तक पानी को तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात पर 18 से 26 जगहों पे पंचर करने के बाद वहाँ से पानी चोरी किया जाता है। इसी तरह वाटर बोर्ड की जो कंड्यूट हैं
जो निकल रही हैं पानी की सप्लाई कराची में लाने के लिए, उन कंड्यूट में पानी बाकायदा मोटरें लगा के पानी चोरी किया जाता है। इसी तरह हब डैम से नॉर्थ कराची तक पानी का जो रास्ता है 90 किलोमीटर का, 95 किलोमीटर का, इसमें से तकरीबन 17 मुकामात हैं जहाँ पर पानी चोरी किया जा रहा है। इस पानी की चोरी को रोकने के लिए वाटर बोर्ड की जानिब से आज तक कोई ऐसे मौसर इक़दाम नहीं किए गए। कराची की शहरियों की जानिब से शदीद मुतालबा किया जा रहा है, कराची की जो समाजी तंजीमें उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, कराची के जो अपोजिशन जमातें उनकी जानिब से पानी चोरी रोकने के लिए मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से, वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से पानी चोरी रोकने के लिए ताहाल कोई भी मौसर कदम नहीं उठाया गया है। कराची की आवाम हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको घरों में पानी फराहम किया जाए, लेकिन हुकूमत सिंध और वफाक की जानिब से जो है कराची के इस संगीन मसले के हल के लिए ताहाल किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। और अगर हुकूमत सिंध और वफाक की जानिब से कराची में पानी के मसले और पानी की चोरी को इसी तरह नज़रअंदाज किया जाता रहा तो आने वाले वक्त में कराची में पानी को लेकर एक बड़े फसाद का भी ख़तरा है। जी फरीद आलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बड़े आपने जो मेरे ख्याल में हक़ाइक़ आप सामने लेकर आए हैं, ये बड़े अफसोसनाक हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं हब डैम से कराची तक जो पानी आ रहा है उसमें 17 मकामात से पानी चोरी किया जा रहा है। और ये बात किसी के इल्म में है या नहीं है, सिंध हुकूमत के इल्म में है या नहीं है, पहले तो यही बात अफसोसनाक है अगर उनके इल्म में नहीं है। और अगर उनके इल्म में है और वाटर बोर्ड के इल्म में भी है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो कितनी अफसोसनाक बात है कि कराची वाले पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करने का पानी नहीं है और उसके बावजूद पानी चोरी हो रहा है, धड़ल्ले से चोरी हो रहा है। कुल वही वाली बात कि हमारा ही पानी हमें ही बेचा जा रहा है। ये सूरत हाल कब तक रहेगी? कब तक हम ये सारी चीज अपनी जमीन, अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ ही करते रहेंगे? इसी मामले में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रहनुमा इंसाफ आलमगीर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर, आई होप ऑल इज वेल विद यू। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। शहर बूंद बूंद को तरस रहा है, बूंदें और बारिशें और पानी अल्लाह पाक जो है वो करम कर रहा है, बरसा रहा है, बराने रहमत हो रही है। लेकिन जो जहमत हो रही है वो शहरियों को हो रही है। जिम्मेदारों को किसी की जो है वो सरपरस्ती हासिल है भी या नहीं? जी आलमगीर साहब। देखिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि बारिशें हो रही है, सड़कों पर पानी मौजूद है, लोग डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन नलके में पानी नहीं आ रहा और यकीनन कराची तरस रहा है पानी के लिए। और यही सूरत हाल लाहौर में कई साल पहले होती थी, लेकिन पिछले साल ही वहाँ पे रिजर्वायर्स बनाए गए, बारिश के पानी को के लिए कोई 12 के करीब रिजर्वायर्स बनाए गए। उस पानी को स्टोर किया जाता और रिसाइकिल किया जाता और वो ज़ेर इस्तेमाल लाया जाता जो बारिश का पानी होता। यही चीज़ कराची में की जा सकती है अगर विल हो। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा ही पानी हमें बेचा जा रहा है। एक तो कराची को जो एडिशनल 250 मिलियन गैलन पानी मिलना था करली झील से, जो प्रोजेक्ट है K4 का मंसूबा, वो 2016 से ताख़ीर का उस पर काम शुरू था, लेकिन उसका बेसिक डिज़ाइन गलत था। उसका बेसिक डिज़ाइन को ठीक किया गया। अब वफाकी हुकूमत उस पर काम कर रही, FWO उस पर काम कर रही, तो उसमें भी तकरीबन साल 1.5 साल लगेगा कि वो पानी कराची को मिलना शुरू होगा। लेकिन याद रहे कराची की ज़रूरत वाटर रिजर्वायर्स की आप बात कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज हम जब भी जिक्र करते हैं, वाटर स्टोरेज तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो वाटर प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र करते रहते हैं, जी नया वाटर प्रोजेक्ट ये शुरू किया जाएगा, फला शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो चोरी को रोकना है। हब डैम से अभी हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं कि 17 मकामात से हब डैम का पानी जो कराची तक पहुंच रहा होता है उसको चोरी किया जाता है। जब तक ये चोरी नहीं खत्म की जाएगी उस वक्त तक अगर आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर भी लें तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये बिल्कुल जो आपने पॉइंट रेज किया कि एक तो चोरी है, इल्लीगल हाइड्रेंट्स बने हुए जो पानी बेच रहे हैं और इंतज़ामिया की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, सबको रिश्वतें जाती हैं। मेरे हलके में एक यूनियन काउंसिल के अंदर 11 इल्लीगल हाइड्रेंट्स मैंने बंद कराए और पुलिस इन्वॉल्व थी, पुलिस पैसा खा रही थी उधर, और वाटर बोर्ड के इल्म में था ये, लेकिन वो बंद नहीं कराते। दूसरी चीज़ ये, इसके साथ जो सबसे अहम कि लीकेजेस है, जो पानी की सप्लाई लाइन है
उसमें लीकेजेस है, जगह जगह वो लाइन या तो फटी हुई है, जगह जगह वो लाइन कहीं से छन्नी हुई है, और वो पानी बह रहा होता सड़कों पर, जिसकी वजह से सड़कें भी तबाह हो जाती। और जब आप वाटर बोर्ड को कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है। कई जगह की गई है जान के, क्योंकि वो उसमें कनेक्शन करते हैं इलीगल पानी बेचने के लिए, और कई जगह वो लाइन खस्ता हो गई है क्योंकि रिपेयर तो ये करते नहीं, सालों साल मेंटेनेंस नहीं होती लाइनों की, और उसकी वजह से लीकेजेस हो जाती। और जब आप इनसे कंप्लेन करते हैं, मैं एमएनए होते हुए मैं जब कंप्लेन करता तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है मेंटेनेंस के, हम नहीं रिपेयर कर सकते, हमें सड़क कूदनी पड़ेगी, एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी, पूरी लाइन बिछानी पड़ेगी। तो फिर आगमी साहब ये बताएं ना कि इसका हल क्या और कब तक हो सकता है, अगर करने वाली बात है ना, अगर हम चले उस पर बात आते हैं रियलिटी चेक पर, कि अगर हमें इसका हल निकालना हो तो इसका हल क्या है और कितनी जल्दी इसका हल निकल सकता है? देखिए, इसका हल सिंपली वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, उनके नीचे ये इदारे, उनका ये जिम्मा है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जगह जगह लाइंस रिप्लेस होनी है, जो सप्लाई लाइंस है, और पंपिंग स्टेशंस को बेहतर करना है। ये बाबा आदम के ज़माने के पंपिंग स्टेशंस हैं शहर में, जो इस वक्त खस्ता हाल है, और पानी की जो सप्लाई है वो उसकी वजह से आज उसकी कैपेसिटी नहीं है इस आबादी को केटर कर सके। अच्छा, फिर सबसे मज़े की बात यह, पंपिंग स्टेशंस पे बिजली चली जाती है यहाँ, कभी बारिशों में पंपिंग स्टेशन के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, के इलेक्ट्रिक इनको बिजली देना बंद कर देता है, और शहरी सफ़र कर रहे होते हैं। ये एक नया आजकल ये एक नया माजरा कराची वाले फेस कर रहे हैं कि बिजली ना होने की वजह से पानी भी नहीं मिल रहा अब, और बारिश का पानी पंपिंग स्टेशन में खड़ा है इसलिए बिजली बंद कर दी। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें ये पीपल्स पार्टी का जिम्मा है, जो इस शहर में पानी देने में, बल्कि पानी चोरी करने में मुलव्वस पार्टी का है। तो फिर हम माजी में ये बात करते रहे कि अभी हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में की बात है, फिर बल्दियाती इंतखाबात भी होने वाले हैं। तकरीबन कराची के सब लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं इस वक्त मेयर कराची से कि मेयर कराची बड़े काम करा सकते हैं। तो फिर तो बात वहीं पर आ जाएगी कि जब उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, जो कि हम माजी में सुनते रहे हैं, हर मेयर आकर यही कहता है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और अगर वाकई उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, तो फिर तो कराची वालों को कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मेयर किसी भी जमात का कोई भी आ जाए, लेकिन जब इख्तियारात ही उनके पास नहीं है और सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही सब कुछ आता है, तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं है। सही बात। हकीकतन मेयर कराची आज इंतखाबात 28 जुलाई को है, उसके बाद आ जाए, कोई इदारा नहीं उसके पास, ना वो पानी का मसला हल कर सकता है, ना सीवरेज का कर सकता है, ना कचरा उठाने का इख्तियार है उसके पास, ना नाले की सफाई का इख्तियार है उसके पास, 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता, यानी 2 करोड़ से ऊपर की कोई सड़क नहीं बना सकता शहर में, कोई स्कूल नहीं उसके पास, कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं उसके पास। तो ये तो फैक्ट है, क्योंकि पुराने कानून जो बल्दियाती कानून, घिसा पिटा कानून था, उसी पे इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। तो ये जो मेयर आएगा वो रोएगा, वो इख्तियारात का रोना रोएगा, और शहरी सफर करेंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। टारगेट वो इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। ठीक, यानी कि आलमगीर साहब, ये वाली सिनेरियो आपकी बात से क्लियर हो जाती है कि अगर ये जो इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके बाद जो है सिर्फ आवाम शिकायत करने के लिए तो मेयर है, लेकिन हल निकालने का अच्छा प्रॉब्लम एक और भी आलमगीर साहब, एक मुनसिफाना तकसीम जो है ना, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि बहरान की बहुत बड़ी वजह है पानी की। ये कहा जाता है कि जो बलूचिस्तान है वो सिंध पर इल्जाम लगाता है, सिंध बलूचिस्तान पर इल्जाम लगाता है पानी का। तो सर ये मामला क्या क्या वाकई पानी का जो तकसीम है उसका निज़ाम ठीक नहीं है, मुनसिफाना नहीं है? नहीं, देखिए, तकसीम का कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी नीचे यानी जिनको पानी बाद में मिलता, उनको ज़रूरी था कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाते, कैनाल सिस्टम को बेहतर करते, पानी की स्टोरेज को बेहतर करते, और यहाँ सिंध में बदकिस्मती से नहीं किया गया, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई, और जिसकी वजह से किल्लत है हमारे पास। और लिहाजा कराची में
फिर से मैं कहूँ कि पानी का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का, मैनेजमेंट का मसला है। यहाँ पे पानी की तकसीम बेहतर नहीं है। ये नहीं है कि यही मौजूदा पानी को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है, जो 100%। ठीक, थैंक यू सो मच आलमगीर खान, आपने टाइम निकाला एंड आज आपने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को और क्लैरिटी भी हुई कि हम जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर टेकिंग आउट टाइम इन द शो। और अब हम चलते हैं जनाब एक ऐसे खबर की तरफ जो कि कराची में हो रहा था लेकिन शायद अब बताने का वक्त आ चुका है। और ये ऑफ रोड क्लब है जनाब। और ये ऑफ रोड क्लब क्या है? ये वो उस तरह का नहीं कोई एडवेंचर कर रहा हो और ये कोई ऑफ रोडिंग किस्म का कोई जो है वो कोई क्लैन हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा ग्रुप है शाहजेब, जो कि मैंने सुना था हमारे जो हम घर जहाँ हमारे रिहाइश है ना, वहां पर ऐसे लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है, मैं चाह रही थी ज्यादा मसाइल भी आते हैं। मैं चाह रही थी ना बोले, लेकिन बोलना था शाहजेब अहमद ने। लेकिन देन अगेन अच्छा, बिना एक पूरा ग्रुप है जिनके पास जो है वो 4x4 कार्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी है ना, 4x4 जो गाड़ियाँ होती हैं वो है, और वो लोगों को हेल्प करती हैं रेस्क्यू करने में फ्रॉम इफ दे आर स्टक, कहीं वो फंसे हुए हैं, कहीं उनको जाना है, कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उनकी गाड़ी फंस गई है, उनको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए वो उन्होंने क्लब बनाया। वाओ, आई मीन दैट्स अमेजिंग। और इसकी वजह है क्योंकि अथॉरिटीज काम हमारी नहीं करती और जो मसाइल है बारिशों में, बिल्कुल जो मसाइल है बारिशों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों के घरों के बाहर पानी जमा हो जाता है, उसके बाद फैमिलीज फंस जाती हैं, उनका बाहर निकलना मुहाल हो जाता है और वो घरों से निकलकर अपने खाने की अशिया नहीं खरीद सकते। और इस वजह से जब बिजली भी बंद हो जाती है तो फिर उनको घरों से निकालना पड़ता है, कहीं मुंतकिल करना पड़ता है। और जाहिर बात है वो अपनी मोटर बाइक्स पर या अपनी गाड़ियों पर सफर नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन 3 फुट 2 फुट पानी सड़कों पर नजर आता है, कहीं कहीं 4 फुट पानी भी होता है। तो ऐसे में सिर्फ 4x4 गाड़ियां ही होती हैं जो कि उनको रेस्क्यू कर सकती हैं। याद है जब हम बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और हम परेशान हो रहे थे कि हम ऑफिस कैसे पहुंचेंगे, तो हमने बड़े सोचा हमारे ऑफिस की 4x4 गाड़ी आई, फिर हमारी ऑफिस की 4x4 गाड़ी अच्छा नहीं, उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती, सदीक भाई वैसे ही आ गए थे। बस देखिए ये जिस तरह लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं सुना तो था, शाहरुख भाई ने और अभी शाहजेब ने मुझे बताया कि अच्छा बाकायदा एक पूरा ग्रुप है जिस तरह काम कर रहा है, कमेंडेबल है। मुलाकात करते हैं, बिल्कुल मुलाकात करते हैं। मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सैफुल्लाह नियाजी साहब मौजूद है स्टूडियो में, उनसे मुलाकात भी करते हैं, बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये ऑफ रोड क्लब जो है वो काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो सर। और बड़ा अच्छा लगता है खासतौर पर कि अपने ही लोगों की मदद करने के लिए जब लोग मैदान में आते हैं। कब सोचा कि इस चीज की जरूरत है हमारे लोगों को? ये लास्ट ईयर एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये ऑफ रोड क्लब पाकिस्तान ये है क्या। ये एक तरह से एक हमने एक स्टार्ट लिया कि पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से हमने पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। ऐसे एरियाज जहाँ कार्स वगैरह नहीं जा सकती, अभी तक दुनिया की नज़रों में अभी वो नहीं है, तो वहाँ 4x4 गाड़ी जा सकती है। तो हमने इस मकसद के लिए इसका स्टार्ट लिया 3-4 गाड़ियों से, फिर बढ़ता अभी 200+ गाड़ियां हैं इसमें। तो उसके बाद लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई, जिस तरह बारिशों में कराची में जो सूरत हाल हुई थी, तो फिर हमने लास्ट ईयर भी ये प्लान किया था और हमने काफ़ी सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने की, लोगों की मदद की जो स्टक हो गए थे या जिनकी फैमिली गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, तो हमने इनको टो करके इनकी मैकेनिक के पास पहुंचा दिया या घर पे या जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो इस दफा फिर हमने ये प्लान किया कि जब फिर बारिश हो रही है ये होगा तो फिर हम पहले से बेहतर तरीके से। सर मैं बहुत सारी बातें जानना चाहूंगी, लेकिन आपके एक और भी साथी एडवोकेट सईद नवीद वास्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन। और अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सईद नवीद वास्ती साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बताया सैफ भाई ने भी कि शुरू तो आप लोगों टूरिज्म के हवाले से किया था, बट नाउ आप लोग लोगों की मदद करने के लिए इस तरह शहर में, और अब जिस तरह स्पेल मैं सुन रही हूँ, अभी शाहजेब ने भी मुझे बताया बिकॉज आई जस्ट लैंडेड टू पाकिस्तान, कि अब जो स्पेल आ रहा है वो बहुत ज्यादा जो है वो हेवियर होगा और ज्यादा डेंजरस भी हो सकता जवाब है। मेमन ने ये कहा है, जवाब मेमन ने कहा है, और नहीं ऑनेस्टली गूगल भी बताया था, मैं डर रही थी, बट 97% तक जो है वो सैटरडे तक जा रहा है। तो भी आप लोगों ने किस तरह प्लान किया है, किस तरीके से आप जो है लोगों की मदद करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हमारा पूरा एक सिस्टम है, जिस तरह अभी सैफ भाई ने कहा कि हम लोग पहले टूरिज्म से स्टार्ट हुआ था, अभी मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि हमने आगे भी और क्या क्या कर रहे हैं। हमारा एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहां से हम पूरे कराची के लिए
इसको ऑपरेट करते हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं, हम कुछ एरियाज के अंदर हम अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई होती हैं, कुछ एरियाज के अंदर हमारे मेंबर्स ऑलरेडी होते हैं। तो जिस जिस एरिया से हमें कॉल्स आती रहती है, हम उन एरियाज को जो है अपनी जो है वहां पे अपनी टीम भिजवाते रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट जस्ट इन कराची। हम अभी रिसेंटली 3 दफा होकर आ चुके हैं बलूचिस्तान, उथल तक गए हैं, ठीक है। और हमने अपनी मदद आपके तहत ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 मिलियन का राशन भी बांटा है लोगों के अंदर, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा लोग स्ट्रैंडेड हैं, बहुत बुरे हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर। इवन हमारी गाड़ियों इतना वहां बुरे हाल के, मैं आपको बताऊं कि हमारी गाड़ियां भी इवन वहां जाके स्टक हो जाती थी और हम 2-2 3-3 घंटे तक अपनी गाड़ियां जो है वो निकालते रहते थे, क्योंकि वो राशन से पूरी लोडेड होती थी। तो वो वहां पे जो है वो वहां की जो मड ऐसी थी कि जब गाड़ी हमारी वहां जाती थी तो वो, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता था, तो वो वहां पे बैठ जाती थी गाड़ी। तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना, लेकिन ट्रस्ट मी, ये काम करके दिल को जो खुशी मिलती है ना, इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। हम अपने काम कारोबार छोड़ के बिल्कुल जाते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ, ठीक है, और मैं बहुत एक टॉप लीडिंग कंपनी के अंदर हैदर विलियन पार्टनर्स के अंदर वकील हूँ। और फिर भी मैं वहां पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खुशी मिलती है ना हमें, इसका कोई जवाब नहीं है। और थोड़ा सा एक चीज को मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा यहाँ पे, कि वो क्रेडिट देना चाहूंगा सिंध गवर्नमेंट को। उसकी वजह ये है कि हम हर चीज को जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। अभी मैं जिस तरह आप सुन रहा था, अभी आप लोगों की बात हो रही थी पानी के हवाले से, तो हम हर चीज को कह रहे थे कि इदारे ये नहीं करते, इदारे वो नहीं करते। देखें, इदारे अपना काम जहां तक कर रहे हैं, मैं अगर पिछले 2 सालों से देखूं तो बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मेन चाराएं देखें तो वहां पे पानी नहीं इकट्ठा होता, ठीक है। अगर आप पूरी दुनिया में चले जाए तो बारिश हो रही होती है ना तो पानी इकट्ठा होता है। लेकिन अगर आप शारा फैसल पे, आपने भी शदीद बारिश के अंदर ट्रैवल किया होगा, 1-1.5 घंटे के अंदर वो शारा फैसल के ऊपर से पानी खत्म हो जाता है। कुछ मकामात बात DHA की है, DHA के बहुत बुरे हर दफा ही हम देखते हैं। हमने लास्ट रेन स्पेल के अंदर काम किया था, ठीक है, और अभी इस दफा किया तो एक होता है ना कि इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। लेकिन नबी साहब, हम स्पेसिफिकली जो बात कर रहे थे ना, हम स्पेसिफिकली बात ये कर रहे थे कि पानी जमा तो होता है, और जाहिर बात है दुनिया भर में कहीं पर भी बारिश होती है वहां पर पानी आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सिंध गवर्नमेंट उसके लिए वाकई उन्होंने काम किया है, जो हमें नजर भी आ रहा है बहुत सारे इलाकों में पानी वाकई साफ किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी आप भी यकीनी तौर पर, मुझे ये पता है और मुझे यकीन है कि आप भी पानी खरीदते होंगे जाकर, या आप भी पानी मंगवाते होंगे। हम सब लोग पानी खरीदते हैं कराची में रहते हुए। अगर ये पानी का मसला हल किया जा सकता है, चाहे वो हब डैम रिवर के थ्रू किया जा सकता है, या जो पानी चोरी हो रही है उस पानी चोरी को बंद करके किया जा सकता है, तो उसको करना बहुत जरूरी है। तो हमारा थोड़ा सा जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पानी की चोरी को जरूर रोका जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लेकिन सर चोरी कौन कर रहा है? जैसे कि मैकेनिक्स भी आ जाते हैं, किस तरीके से ऑफ रोड क्लब काम कर रहा है, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, ये जरा मैं जानना चाहूंगी। कि अगर कोई इस तरह की अब स्पेल आ रहा है जो कि हेवियर भी है, और ऑब्वियसली लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि जरा एहतियात ज्यादा करनी है, तो अब आपसे अगर लोग राब्ता करना चाहें, हाउ वुड दे रीच यू भाई? उसके लिए हमने एक तो फेसबुक पे हमारा जो पेज है उस पर हमने एक नंबर शेयर कर दिया कि पूरी कराची के किसी भी इलाके से अगर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन में हेल्प चाहिए, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, या आपकी फैमिली स्टक हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या हमें रब्ता करें। इंस्टा पे भी हमने इस तरह शेयर कर दिया। फिर प्लस हमने गाड़ियों पे एक स्टिकर बड़े आवेजा कर दिए, चिपका दिए कि जो भी देखे तो नंबर नोट करे, ताकि किसी की भी हेल्प, पूरी कराची के किसी भी कोने से हमें कोई कॉल आई है तो हमने उसको वहां तक पहुंचने 10 मिनट के अंदर हम बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब लोग मिलकर इस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, खासतौर पर बारिशों में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर कोई भी शख्स है और उसके पास 4x4 कार है या ये गाड़ी है, तो क्या वो आप लोग का हिस्सा बन सकता है, ऑफ रोड क्लब का हिस्सा बन सकता है, या कोई इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि नहीं, अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, आपका ये बैकग्राउंड है, इस तरीके से आप ये काम करते हैं, तो आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, इसमें वैसे मोस्टली तो कराची के ही हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं लोग, तो वो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज के लिए, जिस तरह, और प्लस हेल्प के लिए, जिस तरह लोगों की मदद के लिए। काफी लोगों ने हमसे कहा, वॉलंटियर्स, जी वॉलंटियर्स, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्पेशली इस कॉज के लिए कि हमारे पास भी गाड़ी और हम भी आपके साथ करना चाहते हैं। तो हमने तकरीबन अभी 100 के करीब हमारी जो 4x4 गाड़ी स्टैंड बाई पे है। ये जो स्पेल, जो कमिंग स्पेल आ रहा है, तो इसमें हमें गाड़ियां शायद ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास वॉलंटियर्स भी काफी उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है ना सैफ भाई और साथ साथ नवीद भाई, ये भी कि
चेक इन बैलेंस भी तो बड़ा जरूरी है, ये भी बड़ा जिम्मेदारी का काम है। अच्छा काम करना भी तो बहुत नेकी जिम्मेदारी का काम होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छा काम करने के लिए भी। तो उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, और साथ साथ अभी जो लास्ट स्पेल गुजरा है उसमें आपने कितने लोगों को या फैमिलीज को आप लोगों ने रेस्क्यू किया? जो लास्ट जो रेस्क्यू सर्विस या इस जो ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया उसमें 300 से प्लस हमने फैमिलीज को और मुख्तलिफ के मामलात को हमने देखा है उनको। एम्बुलेंस का काम भी हमने किया, पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके गए, को भी लेके गए, प्लस कहीं तो डेथ बॉडीज का भी, पेशेंट के साथ साथ हम अपनी डेड बॉडीज भी लेके गए हैं गाड़ी के अपनी गाड़ियों में इनको। जी जी जी। अच्छा नवीद साहब, साथ में क्योंकि ये तो खैर बारिशों का मामला है, लेकिन जब हम ऑफ रोड क्लब की बात करते हैं तो आप लोग माशाल्लाह टूरिज्म के लिए भी बहुत काम करते रहे और हमने बहुत नाम सुना है। स्पेशली आजकल कोई आप लोगों का प्रोजेक्ट या टूरिज्म के लिए खासतौर पर कोई काम किया जा रहा है? सर बेसिकली हम बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बलूचिस्तान का जो व्यू है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिया जाता कि वहाँ के हालात वगैरह ठीक नहीं। तो बलूचिस्तान के अंदर आप यकीन करें इतनी खूबसूरत जगहें हैं ना, और इवन कराची से बहुत सारी जगहें ऐसी जो सिर्फ 2 घंटे के रास्ते के ऊपर है, ठीक है। तो अभी हमारा जो है रिसेंटली अभी हमने कोशिश की थी डाम जाने की, हम लोग वहाँ पहले भी जा चुके हैं, वहाँ पे हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रोड पूरी टूट गई है और सैलाब बिल्कुल आया हुआ था, हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे वहाँ पे कि किसी तरीके से हम चले जाए, लेकिन नहीं जा पाए। फिर उसके बाद हम वहाँ से फिर हमने डाइवर्ट किया अपने आप को सांड की तरफ, वहाँ जाकर हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। हम बलूचिस्तान की बहुत सारी खूबसूरत जगह है जनाब, और जहाँ पे जाके जो है ना हम उसको उन जगहों को प्रमोट करते हैं और अपने पाकिस्तान के खूबसूरत साथ साथ मैं नवीद भाई से, सैफ भाई आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये काम वाकई जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको दोहराना चाहूंगी कि काम आसान नहीं, जैसे अभी बताया नवीद भाई ने भी कि कितना मुश्किल था और आप नहीं जा सके थे। सबसे अब तक का सो फार सबसे ज्यादा मुश्किल ऑपरेशन कौन सा था? कोई रेस्क्यू, कोई फैमिली, कोई इंसिडेंट, या अल्लाह माफ करे मुझे कोई डेथ, किसी मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा था? कि बड़ा मुश्किल था। अभी जो बारिशें जैसे स्टार्ट हुई, ईद का सेकंड डे था, तो हमने फर्स्ट डे तो ईद की कुर्बानी वगैरह में, तो सेकंड डे में ये हुआ कि हमें कंटिन्यू कॉल्स आना शुरू हो गई, तो फिर ग्रुप में हमने रब्ता किया कि यार कॉल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो अब हमें एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों की मदद से निकलना पड़ेगा। सही बात। तो फिर हमने स्टार्ट लिया। तो पहला जो हम एक फैमिली थी, उनको वो अकेली खातून थी, अच्छा, और उनके पास लाइट भी नहीं थी उनके घर पे, और वहाँ इतना पानी था कि वहाँ गाड़ी क्या कोई भी हमारी गाड़ी भी नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल से हम गए। तकरीबन 3 फुट से ऊपर पानी होगा, मतलब हमारी गाड़ियों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, और गाड़ियाँ बंद हो रही थी हमारी जब उनको लेने गए। फिर वो लोकेशन गूगल्स पे हम सर्च करते तो बाज़ औक़ात वो कन्फ्यूजन ऐसी हो जाती थी कि वो हमें ट्रेस नहीं हो रही थी लोकेशन। तो फिर हम उनको जब लेने गए तो उनकी जो फीलिंग थी, वो एक तो खातून चल नहीं पा रही थी, वो ज़ईफ़ थी। तो फिर हमने उनको क्या कहते हैं, हमने साथ लेके गाड़ी में बिठाया, फिर उनको हमने करीब उनके रिलेटिव थे उनके घर पे हमने छोड़ा। तो वो उनकी एक खुशी जो थी कि वो कह रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त पानी से निकल के और मैं एक प्लेन जगह पे, बड़ी खुशी हुई हमें कि ऐसे लोगों की हमने मदद की। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि कोई एक खातून थी, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो फिर एम्बुलेंस तो नहीं आ सकती थी, फिर हमें उन्होंने कॉल की, फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पहुँचाया। इस तरह डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी ये होता है कि टाइमिंग पहले से सेटल होती है हॉस्पिटल में, तो हमें पहले से कहते हैं कि कल हमने इतने बजे जाना है तो हमें गाड़ी चाहिए होगी। तो इस तरह की भी हमने उनको। अच्छा, इसके साथ साथ सैफुल्लाह साहब, जाहिर बात है तमाम वो लोग जो कि ऑफ रोड क्लब का हिस्सा हैं, वो सब प्रोफेशनली काम कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, तो इसमें वक्त मैनेज करना भी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। तो आप लोगों ने बाकायदा कोई ग्रुप बनाया हुआ है कि जो अवेलेबल है वो रेस्क्यू कर सके, बाकी लोग जब बिजी हैं, तो किस तरीके से मैनेज? इसमें हमने इस तरह से किया कि एक रेस्क्यू का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अच्छा, पहले तो उनसे मेंबर से पूछा जाए कि इस ऑपरेशन में कौन कौन हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो वो बताए थे, हम उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में कौन अवेलेबल है, इवनिंग में कौन अवेलेबल है, तो जैसे ही वो अपनी जॉब से आए, बिजनेस से आए, ऑफिस से आए, तो फ्री हुए तो वो ग्रुप में मैसेज कर देते कि मैं अवेलेबल हूँ गुलशन इकबाल में फला टाइम में, या मैं जौहर में अवेलेबल हूँ, या नॉर्थ नाज़ाबाद में, या DHA फेज 4 में मैं अवेलेबल हूँ। तो जैसे ही हमें कोई कॉल्स आती थी, कॉल्स पे नंबर मेरा ही है,
और उस पर जैसे मुझे कॉल आती मैं फॉरवर्ड कर देता है जो भी अवेलेबल गुलशन में या नॉर्थ में या डिफेंस में फेज वाइज। किसी को राशन पहुंचाना है, घर पे कुछ सामान नहीं, किसी को मेडिसिन, तो मेडिसिन में लिख के दे देते थे, हम उनको पहुंचा देते थे। ओह माशाल्लाह। तो पेट्रोल वगैरह जैसे जनरेटर का इशू, जनरेटर लाइट तो 2-3 दिन देनी थी, लाइट का बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो वो भी हमने पहुंचाया। सर मुझे लग रहा है आगे जो बारिश आने वाली है ना, हम भी आपको फोन करने वाले हैं कि शाजिब को और मुझे जरा ऑफिस पहुंचा दें। सर आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं बहुत माशाल्लाह। अच्छे। आप नवीद वासी साहब, सैफुल्लाह नाइस बहुत साहब, आप सारी दोनों का दुआएं। बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में आज ही बहुत सारे लोग आया जो कि लोगों के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं। एंड जबरदस्त जी, ऑफ रोड क्लब के लिए ढेरों दुआएं। सर आई एम सो सॉरी, आपकी बात काटनी पड़ेगी, वक्त की बड़ी किल्लत है, लेकिन सीरियसली हम दोनों बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और मदद आप लोगों की और आसानी हो आप लोगों के इस नेक काम में। इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाजिब हमारे कर रहे हैं आपका इंतजार। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपसे देखिए सफेरे पाकिस्तान शाजिब और माया के साथ। वक्त में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, निज़ाम की भी बात कर रहे थे और इस तरीके से अपनी मदद आपके तहत लोगों ने, शहरियों ने जिम्मेदारी ली है अपनों के लिए। साथ साथ ये जिम्मेदारी भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में या मुल्क में जिस तरह की नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मेडिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, बीमारियों के हवाले से चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे भी आपको जो है वो आगाह रखना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बातें नज़र भी आ रही हैं, केसेस भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है हाई अलर्ट चल रहा है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब में लंपी स्किन का जो वायरस है वो काबू से बाहर हो गया है। अगर मतलब मैं शाजिब जिस तरीके इस वक्त पंजाब में अब ये बढ़ रहा है और ये बकरीद पे हम बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक नजर आता कि कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एकदम से इसका राइज होने की क्या वजह हो सकती है? मुतासरा जानवरों की शरह अमवात है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और इसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। पंजाब में खासतौर पर कहा जा रहा है कि इजाफा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम जो आपको खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से दे रहे हैं कि जहां पर मुनासिब वैक्सीनेशन की दस्तयाबी ना होने की वजह से बीमारी के फैलाव में मजीद तेजी देखी जा रही है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, खदशा तो जाहिर किया जा रहा है कि ये मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन इस हवाले से अपडेट हासिल कर लेते हैं। हम पहले फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम दस्तगीर, उनसे उसके बाद इस पर डिटेल में बात भी करेंगे डॉक्टर साहब से भी। गुलाम दस्तगीर बताइएगा क्या अपडेट है, इस वक्त केसेस कितने सामने आ गए, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है इसकी? जी बिल्कुल, डिवीजन फैसलाबाद के चारों अजला जिसमें झांग, टोबा, टेक सिंह, चन्योट और फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में जो लंपी स्किन की बीमारी है वो बुरी तरह फैल चुकी हुई है। अगर इसकी तारीख़ के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये मालूम होता है कि ये बीमारी जो है सूबा सिंध से शुरू हुई है, जिसके बाद पंजाब में आई है और उसके बाद पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला है वहाँ पर फैल चुकी हुई है। डिवीजन फैसलाबाद के चारों अजला इससे बुरी तरह मुतासर हैं। महकमा लाइफ स्टाक के दादोशुमार के मुताबिक डिवीजन भर में 5 लाख से ज़ायद जो गाय और बछड़े हैं और इन गाय और बछड़ों को ही ये बीमारी मुतासर कर रही है। ये जो बीमारी है इससे जानवर लागर होना शुरू हो जाता है, जिस्म पर उभार बन जाते हैं, मुख्तलिफ निशानात बन जाते हैं और दूध जो है देना वो बंद कर देता है और उसके बाद जो है ये बीमारी शिद्दत अख्तियार करती है। अब तो हमने देखा है कि जानवर बीमारी के बाद अब मरना शुरू हो गए हैं। जो मवेशी पाल हजरात हैं उनकी जानब से शदीद जो तफजात का इजहार किया गया है, शदीद उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि महकमा लाइफ स्टाक की जानब से पेश की कोई भी इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है जंग में सबसे ज़्यादा और उसके अलावा चन्योट में और उसके बाद फैसलाबाद ज़िला में फैली है और उसके बाद टोबा से टेक सिंह जो चौथे नंबर पर आ रहा है। हर जो इक्का दुक्का एक छोड़ के दूसरा जो डेरा है, फार्म है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गाय या बछड़े जो हैं और बैल जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हमें नज़र आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। मवेशी पाल हजरात जो हैं उनसे हमारी बात भी हुई है तो उनका कहना है कि अगर उनके पास 4 गाय हैं तो 4 में से 2 जो हैं मुतासर हो गई हुई हैं और मुतासर होने के बाद उनको अलग बांध दिया गया है, बुरी तरह बीमार भी हुई हैं। कई मवेशियों से रब्ता भी हुआ है तो उनका कहना है कि उनके जानवर जो हैं मर भी गए हैं, जान से भी गए हैं। महकमा लाइफ स्टाक को भी उन्होंने शिकायत की है। मवेशी पाल हजरात जो हैं उनका कहना है कि महकमा लाइफ स्टाक बिल्कुल इस बीमारी पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से किसान और जो मवेशी पाल हजरात है, फार्म के जो मालकान हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनका जानवर बीमार
बीमार हो रहा है और उसके बाद जानवर कई मर भी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जानवर जो हैं, कई जो गाय हैं वो दूध देना बंद कर दी हैं, क्योंकि कई जो मवेशी पाल हज़रात हैं उनका दारोमदार दूध पर ही है। रोज़ाना की बुनियाद पर दूध दोते हैं, दूध फ़रोख्त करते हैं और इसी अपना घर बार चलाते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हमारी महकमा जो लाइफ स्टॉक है उनके जो यहाँ पे डायरेक्टर डॉक्टर हैदर अली है, उनसे बात हुई है, तो उनकी जानब से इस बात को गैर संजीदा लिया जा रहा है। उनकी जानब से ये बात ज़रूर बताई गई है कि 70% से ज़ायद जो जानवर हैं वो इससे बुरी तरह मुतासर हो गए हैं, लेकिन उनकी जानब से ये नहीं बताया गया कि कितने जानवरों को वैक्सीन की गई है। लेकिन जो मवेशी पाल हज़रात हैं उनकी जानब से ये बताया जा रहा है कि जानवरों को बिल्कुल वैक्सीन नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो जो मवेशी पाल हज़रात हैं, किसान हैं, उनकी जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो पंजाब के आला हुकाम जो हैं, सेक्रेटरी ज़राअत हैं, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हैं, इसके अलावा वज़ीर ज़राअत जो वज़ीर लाइफ स्टॉक हैं, उनकी जानब से नोटिस लिया जाए और डिवीज़न फैसलाबाद के चारों अज़ला में वैक्सीन जो है जानवरों को शुरू करवाई जाए, क्योंकि जो जानवर महफूज हैं उनको अगर उनको वैक्सीन कर दी जाए तो बाकी जानवर जो हैं वो बच सकते हैं। लेकिन जो बीमार हो चुके हैं उनका मवेशी पाल हज़रात का कहना है कि कोई उसका हल नहीं है, लेकिन ये महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत की वजह से ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जी, ये तमाम बातों पर मुझे नहीं पता कि क्यों इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है माया। और मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था शाहजेब इस तरीके से, क्योंकि हमने तो खबर यही थी कि ऑब्वियसली बकरीद के पहले के वैक्सीनेशंस का इंतजाम हो गया है और इतना जो है वो बुरा हाल नहीं है, अब उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जानवरों की बेचारे बेजुबान जानवरों की अमवात हो रही हैं, उनकी हालत देखी बिल्कुल नहीं जा रही। डॉक्टर हैदर साहब ने कहा था कि हम डॉक्टर साहब से भी आपकी बात करवाते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के डिविजनल डायरेक्टर डॉक्टर हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। लेकिन सर, ये जो मामला है ये बड़ा अफसोसनाक है, लंपी स्किन डिजीज पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल ऐसा है कि चूंकि लाइफ स्टॉक जो फैसलाबाद में है कि उसका बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर सिर्फ ये चूंकि अभी तक ये बीमारी सिर्फ जो है कैटल में रिपोर्ट हुई है, तो हमारे पास 20 लाख के करीब कैटल पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है। तो 20 लाख कैटल के पॉपुलेशन में हम अगर अभी तक हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2000 के करीब जो एनिमल है जो इन्फेक्टेड है। बाकी जो 24 से 25-30 के करीब हमारे जो है जो मॉर्टेलिटी हो चुकी है। हमारा जो इसमें प्रोटोकॉल है वो यही है कि हम जहाँ पे भी एक केस भी देखते हैं, हम पूरे उस एरिए को, चाहे वो छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, उस पूरे एरिया को हम वैक्सीन करते हैं। हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। हम जहाँ पे एक केस भी होता है हम वहाँ से 400 से लेके 1000 तक वैक्सीन पूरे नहीं, ये देखें ये बिल्कुल एक वायरल बीमारी है। इसमें वैक्सीन का जब असर होना है तो वो अपने 21 दिन के बाद उसका जो है प्रॉपर उसका वैक्सीन का असर होगा। तो 100% ये वैक्सीन हर जानवर को नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी को ये ब्रेक डाउन करती है। लेकिन जो जहाँ तक ये जो अमवात का ताल्लुक है, वो इसकी मेन वजह ये है कि जब कोई भी वायरल डिजीज़ किसी भी जानवर पे हमला करती है तो और बहुत सारी बीमारियाँ उसके ऊपर, क्योंकि इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन होता है और बहुत सारी बीमारियां उसके ऊपर हमला कर देती हैं। हमारे पास जितने भी अब तक गांव हैं, तकरीबन 400 के करीब गांव हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और 400 के 400 ही हमने वैक्सीन की है। और हम हर वक्त फार्मर को ये कहते हैं कि आप इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि बड़ी इसलिए थी कि जो ईद कुर्बान गुजरी है उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल की मूवमेंट हुई है, और मूवमेंट की वजह से बहुत सारे एनिमल जो इन्फेक्टेड थे वो उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो उनके साथ हो सकती है। लेकिन ये इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है कि ये जानवर जो है ये खाने के काबिल नहीं है या इसकी अपने मुतासिर होगा। ये जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे मच्छर होंगे, जहाँ पे टिक्स होंगे, वहाँ पे ये जानवर जो बीमारी है वो बताया जाता है। हमने फौरी तौर पर डिजीज का शिकार हो गए जानवर, तो उनको मदद किस तरीके से फराहम की जाती है? क्या उन तक वैक्सीन फौरी तौर पर पहुंचाई जाती है? क्योंकि अगर ये बताया जा रहा है कि वो एक दफा शिकार हो जाते हैं लंपी स्किन डिजीज का, उसके बाद वैक्सीनेशन का फायदा है? नहीं, मैं ये बताता हूँ कि जब वैक्सीन एक बार हो जाए, जब एक दफ़ा जानवर इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको फिर वैक्सीन नहीं की जाती, लेकिन उसके सारे प्रेमिसेस में की जाती है, क्योंकि फिर ख़तरा ये होता है, हम उसको एनिमल एट रिस्क बोलते हैं।
तो ख़तरा ये होता है कि इस जानवर के ऊपर जो चिचड़ है कोई टिक्स है, कोई मच्छर है, वो इसको काट के उसके ऊपर बैठेगा तो उसे भी इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन सरे दस्त है वो जो जानवर जो इन्फेक्ट हो चुका है उसका सिर्फ स्वाय एक सपोर्टिव थेरापी से या उसकी बुखार होगा तो बुखार उतारने वाली दवाइयाँ दी जाएंगी, वो उससे इलाज होता है। बाकी उसको जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको हम वैक्सीन बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर, आप आए और आपने एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जो है आपने बात भी की और लंबी स्किन के हवाले से इस तरह जानवरों बेजुबान जानवरों की जो है मौत वाक़ हो रही है। मेरा दुआ है और हमारी जो है कोशिश ये रहेगी कि अब हम अगली दफ़ा जब लंबी स्किन की बात करें तो जब जानवरों की अमवात के हवाले से जो है ना ये ना खबर हो, क्योंकि बड़ा दुख हो रहा है उनकी इस हालत को देखकर और जानकर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं जनाब कबायली इजला के मसाइल उजागर करने वाले किसी एक शख्सियत से। बिल्कुल, इनका नाम है जमायमा अफरीदी और इनका ताल्लुक है कबायली जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल से और वो काफ़ी अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर कबायली इलाकों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं और डॉक्यूमेंट्रीज के साथ साथ जो है वो सेमिनार्स का भी मुनक्कद जो है वो कराती हैं। हाल ही में उन्हें वाशिंगटन DC में यूथ इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उनको कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, ये सब कुछ हम जानना चाह रहे हैं और इसका जो मकसद है खासतौर पर वो क्या था इस अवार्ड का, ये सब कुछ जानने के लिए हमने राब्ता किया। जमायमा अफरीदी आज हमारे साथ शो में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जमायमा, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेस्तान में, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगी। जमायमा, सबसे पहले तो ये बताएं यूथ इम्पैक्ट अवार्ड क्या है, किन कामों की वजह से आपको ये अवार्ड मिला है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया है। सो यूथ इम्पैक्ट अवार्ड बेसिकली एक ऐसा अवार्ड है जो कि एक नौजवान को मिलता है जो अपनी सोसाइटी में मुख्तलिफ ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे काम करते हैं जो कि अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए करते हैं और ख़ासकर रिलीजियस फ्रीडम और फिर वुमेन जो एम्पावरमेंट और वुमेन इशू पे जो होता है वो जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होती है कि फ्राम अराउंड द ग्लोब मुख्तलिफ जो यूथ की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो नॉमिनेट होते हैं और फिर लेटर ऑन उनमें से एक मेल या फीमेल सेलेक्ट होता है। तो वाशिंगटन DC में इस बार इंटरनेशनल रिलीजियस समिट हुआ था जिसमें इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के रिलेटेड डिफरेंट सेशंस हुए थे और इसमें डिफरेंट अवार्ड्स भी थे जिसमें एक यूथ इम्पैक्ट अवार्ड भी था। तो फिर उसमें मैं पहले नॉमिनेट हुई थी और फिर बाद में सेलेक्ट भी हुई थी। तो ये हर उस शख्स को मिलता है जो कि अपने इलाके में काम करता है या करती है। जबरदस्त। तो कैसे मुझे मैं ये जानना चाहूंगी और आई एम श्योर सब भी जानना चाहेंगे जमायमा कि इस सफर का आगाज हुआ कैसे? सो बेसिकली मैं मुख्तलिफ शोबों में पहले पार्टिसिपेट लेती थी। मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, लेकिन मुझे ये फील होता था कि जो हमारे इलाकों के प्रॉब्लम्स है या हमारे इलाकों में जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी है जो नहीं मिलती वो सही से हाईलाइट नहीं होती और लोग सही से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ तक नहीं जाती। तो फिर पहली बार TNN जो थे वो मोजो ट्रेनिंग दे रही थी, मोबाइल मोजो ट्रेनिंग। तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि पहले तो मुझे ये लगा कि हम जो अपने मसाइल है वो खुद हाईलाइट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो वो इतना नहीं जान पाएंगे अगर हम खुद ही अपने मसाइल को आगे नहीं लेकर जाएंगे और आगे नहीं अपने इलाकों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो कबायली अजला को किन मसाइल का सामना है, किन मसाइल का आप ज्यादा जिक्र करती हैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में या हमको हाईलाइट करती हैं? तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है या मैं जितने भी सेशन कराती हूँ या जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं बात करती हूँ तो ज़्यादातर वुमेन के रिलेटेड ही होती हैं, क्योंकि वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है हमारी कम्युनिटी में। सबसे पहले तो वहाँ पे एज सच अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वुमेन तो बहुत, जो ख़वातीन है वो तो बहुत दूर की बात है, इवन जो हमारे मेल है उनको भी सही से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी जो हमारी मसाइल है वो ये है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा सख्त है, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी। अगर अब हम यहाँ पे देखें, पहले लोग एजुकेशन को सही नहीं मानते थे, लेकिन अब जो स्कूल बन रहे हैं तो लोगों की जो माइंडसेट है वो चेंज हो रही है। लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वहाँ पे फैसिलिटीज होंगी तब ही हम आगे बढ़ेंगे।
आपने रिलीजन के हमांगी के हवाले से भी कि उसकी भी जो है उस पर आपने उस सब्जेक्ट पर बहुत काम किया है, कुछ बताएंगे किस हवाले से आपने काम किया, कैसे काम किया, किस तरह आइडिया आया कि इस मजहबी हमांगी पे काम किया जाए? इसका तो सबसे पहले मुझे तब अंदाज़ा हुआ, हमारे जो नंदी कोतल है वहाँ में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, तो मैं नोट करती थी हम जब स्कूल में होते थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। मुझे खुद लोग कहते थे कि इनके साथ खाना नहीं है, इनके साथ पीना नहीं है क्योंकि ये गैर मुस्लिम है। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे बिल्कुल, तो मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि नहीं, हमें किसी को भी रिलीजन के बेस पे जज नहीं करना। तो उसी टाइम से मैंने ये किया था कि मैं रिलीजियस फ्रीडम और इंटरफेथ हार्मनी पे काम करूंगी, ताकि जो लोगों का माइंडसेट है कि नहीं ये मुस्लिम नहीं है या ये जो क्रिश्चियन है वो ये सोचते हैं कि नहीं ये क्रिश्चियन नहीं है, तो इस चीज़ को इस पे हमें काम करना है। तो इसके लिए मैंने पहले तो ये किया था कि डिफरेंट जो सेशंस है वो अरेंज करती थी, बट फिर मुझे लार्जर ऑडियंस को भी अप्रोच करना था, तो उसके लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है वो स्टार्ट कर दी अच्छा, थी। ये लार्जर ऑडियंस को एंगेज करने के लिए खासतौर पर जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू की, जमायमा, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। मैं बड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्रीज बाकायदा जो शूट करती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई आसान काम नहीं है, इससे बड़ा डिटेल में काम होता है, एडिटिंग का काम भी होता है और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। आप बाकायदा डॉक्यूमेंट्री पूरी खुद शूट करती हैं, खुद बनाती हैं, उसको डायरेक्ट कर रही होती हैं, या क्या आपका क्या किरदार होता है खासतौर पर एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैं सारी खुद ही बनाती हूँ। सबसे पहले मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती हूँ, तो मैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको अप्रोच करती हूँ, उनको पहले स्क्रिप्ट लिखती हूँ कि मैं इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाह रही हूँ। तो फिर जब वो अप्रूव होता है उसके बाद फिर मैं खुद ही उसे शूट करती हूँ मोबाइल के थ्रू पे। तो मेरा ये होता है कि फॉर एग्जांपल पहले जब मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हूँ तो उनके जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अब नेटवर्किंग भी ज़्यादा हो गई है, जो हिंदू कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, सिख कम्युनिटीज़ है, तो उनके साथ मैं अभी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, तो नेटवर्किंग भी ज़्यादा हो गई है। तो मेरे लिए ईजी होता है मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना या ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में जाना और फिर वहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैं 2 किस्म की बनाती हूँ, एक तो इंस्पिरेशनल होती है और दूसरी उसमें कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म भी होती है कि मैं ऐसी चीज़ को हाईलाइट करूँ जो इशू भी हो, लेकिन साथ में ऐसे लोगों को जो उस पर काम कर रहे हों वो भी साथ में हाईलाइट करूँ ताकि और इंस्पायर हो। तो सबसे ज्यादा जमायमा चैलेंज क्या आया जमायमा को अगर मैं पूछूं तो? इस सारे अब तक के ऑब्वियसली आप यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस वक्त यूथ को जो है वो आपको देखेगी भी, आप सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो करती है, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा चैलेंज आपके इस सारे प्रोसेस में क्या आया आपको? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब मैं दूसरों की क्या बात करूँगी, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। मेरे जो अपने हैं, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक कज़न थी, वो उनकी शादी हो गई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे जब कोई पूछता है कि आप जमायमा को जानती हो तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं जमायमा को तो नहीं जानती। तो यू नो दैट और वो मुझे सामने ही कह रही थी कि यू नो मैं नहीं जानती। लेकिन फिर बट इसके साथ साथ मैं ये सोची कि यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही है। पहले वो मुझे जानती नहीं थी, अब एटलीस्ट वो लोगों को कहती कि हाँ मैं जमायमा को जानती हूँ। और इसके अलावा अगर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फैमिली बड़ा की वक्त लग जाता है जमायमा। जी बिल्कुल तो यही मैं कह रही हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें आ रही है और चेंज होती जाएंगी। दैट्स वाई मैं ये समझती हूँ कि अगर वो क्रिटिसाइज करते भी हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन। टाइम के साथ में भी जनरेशन के साथ वो चेंज हो जाए। और सेकेंडली ये तो फैमिली की तरफ से मतलब ये चीज़ें हो गई है। फिर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, हमारे अपने इलाकों में इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें यू नो अपने इलाकों से जाना होता है दूसरे इलाकों में ताकि हम वो रिसोर्सेज या वो जो चीज़ें वो करें। तो मुश्किलात तो दोनों तरफ से है। आपने मजहबी हमांगी पर भी बहुत काम किया है, जो कि काम करना बहुत ज़रूरी भी है इन तमाम अजला में, तो उसका तजर्बा आपका कैसा रहा? उसका तजुर्बा मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल है, मेरे बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गए हैं। और मैं ये समझती हूँ, मैंने ये सेशंस और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा अजीब पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं खुद जब यूनिवर्सिटी में आती हूँ या कहीं पे जाती हूँ तो लोग ज़्यादातर मुझे कहते हैं कि तुम गैर मुस्लिम के साथ काम, या ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते, ये हमें यूज़ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये यूज़ करते कि आप उनके साथ काम करते हो, यू ना आप जो है
यू नो ये चीज़ें गुनाह है और आप अगर उनके साथ खाते हो तो वो भी गुनाह है। तो ऐसे मुख्तलिफ बातें मुझे सुनने को मिलती है, बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं ही काम करना स्टॉप कर दूंगी तो फिर इनका माइंड कौन चेंज करेगा। तो दैट्स वाई ये सेशन, और इसके साथ बहुत से ऐसे लोग जो कि कहते थे कि ये गुनाह है, इनके साथ क्योंकि खाना आप पीना जमाइमा गुनाह बहुत है। सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारी बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, और यकीनी तौर पर जब वो आपका काम देखती हैं तो वो आपसे ही सीखेंगी भी और अपने आप को भी आगे मुख्तलिफ प्रोफेशंस में। तो इस तरीके से तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मुझे ये जरूर बताइए कि अब आपके मुस्तकबिल में प्लान्स क्या हैं? ये तो डॉक्यूमेंट्रीज आप बना रही हैं ऑलरेडी और बड़ी ऑडियंस को एंगेज भी कर रही हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, लेकिन अब आपका क्या प्लान है? आने वाले वक्त में आप क्या करने जा रही हैं? सो मैंने इस पे काम स्टार्ट भी किया है, और ये मेरे मतलब जो फ्यूचर गोल है वो ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें जो हमारे यंग वुमेन है वो सिर्फ वुमेन के लिए होगा। वो यू नो पहले हम उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाए फ्रॉम डिफरेंट फेथ, फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, और वो पहले हम उनसे ट्रेन करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। फिर लेटर ऑन वो हमारे लिए अपने इलाकों से काम करेंगे और ऐसे मसाइल और ऐसे इंस्पिरेशन लाएंगे ताकि वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं जितना भी कहूँ कि नहीं मुझे इंटरफेथ हार्मनी पे खुद ही काम करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो जितने मैं नेटवर्किंग ज़्यादा करूँगी, जितने मैं ज़्यादा फीमेल्स को एंगेज करूँगी, उतना ही लोग ज़्यादा अवेयर होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारे इलाके में पीस आएगा। बस जाते जाते दे दीजिए जमाइमा कि आपकी तरह और भी बच्चियां अगर जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आपका साथ जो है जुड़ना चाहती हैं या कुछ और अलग करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? मेरा बस यही मैसेज होगा कि हर फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है, बहुत ज़्यादा हुनर भी रखती है और आगे बढ़ने का जज्बा भी रखती है, बट हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि पेट्रियार्कल है। तो मेरा मैसेज तमाम जो बाई है, यू नो उनके वालिद हैं, उनके लिए होगा कि अपने जो फीमेल हैं उनको जो उनके यू नो विश है या जो वो बनना चाह रहे हैं उनको विश को ख़राब ना करें, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि आप एक यू नो विश को मार रहे हैं। और वो फिर इंसान, क्योंकि हमारे इलाकों में वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो मेरा यही मैसेज होगा कि अपनी फीमेल पे यकीन करें और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दें। थैंक यू सो मच मामा, आपसे मिलकर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपके ख्यालात जानकर और आपकी काविशों के बारे में जो है वो आज हमें पता चला। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और बहुत सारी और बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत इस तरह का काम करना चाहती हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो निकल कर आता है। यूथ की बात करते हैं तो यूथ की और बहुत सारी बात होती है, लेकिन यूथ इलेक्शन कोटा जो है वो उसके हवाले से जो है वो अगला सेगमेंट हमारा है। क्या हम अभी बात कर रहे हैं, हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं? हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के वापस आएंगे पर कुछ दीगर सेगमेंट्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ जिक्र करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का, और क्यों ना करें क्योंकि इतने सारे मेडल्स पाकिस्तान में बात और उनका इस्तकबाल करना भी बनता है, उनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। और इतने महदूद वसाइल में जब इतनी मेहनत करने के बाद हमारे एथलीट जाते हैं और वहां पर मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेते हैं और 2 गोल्ड मेडल समेत हम 8 मेडल्स पाकिस्तान लेकर आते हैं। ये 1970 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। मैं मक्का शरीफ में थी और जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं मतलब खुशी से उछल गई। और हमारा माशाल्लाह जो कमरा था ना वो बिल्कुल हरम शरीफ के सामने था, हरम फेसिंग था। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, कितनी अच्छी खबर सुनने में आई है। फिर शाहजेब का स्टेटस, फिर सब लोगों ने जो लगाया हुआ था वो स्टेटस देखकर फिर मैंने देखा वो जिस तरह वो वीडियो है ना, जिस तरह उन्होंने उस पर थ्रो किया है, उसके बाद उन्होंने जो पूरा जो बेसिकली इस तरह अनाउंस हुआ था वो गूस बम्प्स दे रहे थे जितनी दफा वो वीडियो देखी है ना। आप जैवलिन थ्रो की बात कर रही हैं, वाकई अरशद नदीम ने जो थ्रो की थी वो अपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया सीरियसली, और ये तो कमाल ही हो गया। 90.18 मीटर्स की थ्रो की थी
और उसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। खैर, नूर दस्तगीर भट्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, अरशद नदीम जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा भी हमारे तमाम जो एथलीट्स थे, जो हमारे तमाम खिलाड़ी थे, उन्होंने बेहतरीन वहां पर परफॉर्म किया। लेकिन रेसलर्स ने भी हम अगर नाम लेते चले तो शरीफ ताहिर, इनाम भट्ट और जमान अनवर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। हमें ज्वाइन किया इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी रेसलर इनाम भट्ट, जो कि हमेशा हमारे साथ होते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स हम उनके साथ कर चुके हैं, बहुत सारी बातें उनके साथ होती हैं और उनसे ही आज हम मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। उनकी तैयारी भी हमने पूछी थी पहले भी, क्या तैयारी हो रही है, किस तरह कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे, तो इनसे बात करते हैं। इनाम भट्ट, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान ने। इनाम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि आपको भी और आपके साथ तमाम रेसलर्स को भी और तमाम एथलीट्स को। बेहतरीन खेल पेश किया गया, पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल इस दफा आपने जीता है। आपके क्या जज्बात हैं, पहले वो हमारे साथ शेयर करें, फिर बात आगे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान आपके मेडल की उससे ज्यादा खुशी है क्योंकि आप ये मेहनत करके सिल्वर मेडल जीत के लेके आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर पूछे वैसी हर प्लेयर का एक होता है ना, जरा टेक अवे होता है कि भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि कमी मुझसे रह गई या मुझसे शायद यहाँ पे मिस्टेक होगी जो मैं नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करूँगी। मिस्टेक्स तो होती हैं, उनसे हम लर्न करते हैं। तो क्या कि मैच से कबल ऑब्वियसली आपकी इंजरी भी गालिबन हमें सुनने में आया है कि इंजरी भी हो गई थी, ऐसा है? जी बिल्कुल। फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का हो, बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में। और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा और उसी दर्द के साथ मैं खेला। और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था। 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया। तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। आपने अपना 100% देना होता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है। और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया। फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला। सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल है, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में बदलेंगे। और इसके साथ साथ जब हम महदूद वसाइल का जिक्र करते हैं तो सहूलियात भी मैसर नहीं है हमारे एथलीट्स को और ऐसे में इतने गोल्ड मेडल भी ले आना, फिर सिल्वर मेडल भी ले आना, ब्रॉन्ज भी ले आना, बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दीगर ममालिक से तो पाकिस्तान के पास सहूलियात कितनी कम है और कितनी महदूद है, खासतौर पर हमारे एथलीट्स के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है? बिल्कुल। देखें कॉमनवेल्थ के लिए हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ था। तकरीबन 6 माह के लिए हम लाहौर सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें कोचेस प्रोवाइड किए थे, खिलाड़ी थे और इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ था। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक से तो उनके बजट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इवेंट दिए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उनके तमाम खिलाड़ी बैरून ममालिक में ट्रेनिंग कर रहे थे और अगर बाकी मुल्कों की बात करें, इवन बांग्लादेश जैसे जो ममालिक हैं और इसके अलावा जो नेपाल जैसे ममालिक हैं वो भी दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में हमने ट्रेनिंग की, भरपूर ट्रेनिंग की और उसी की वजह से आज हमने ये जो मेडल हैं ये जीते हैं।
तो आने वाले जो वक्त है और आने वाले जो इवेंट है उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं ताकि हमारे जो मेडल्स की तादाद है वो और ज्यादा। लेकिन वही वाली बात है ना कि मुसलसल आप जो है मेडल्स जीत रहे हैं मुल्क के लिए। कितने खिलाड़ी शाहजेब ने अभी लिस्ट भी शेयर की, क्या वजह है कि हमारे जो एथलीट्स हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए, या बल्कि ये कहेंगे हम नहीं, हमारे लिए तो आप लोग जीत कर आए, हमें खुशी है, आप लोग खेल के भी आए, हमारे लिए खुशी है, आप लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, हमारे लिए खुशी है, लेकिन एथलीट्स को खुद होता है कि यार हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, हम थोड़ा और, उसकी क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं 2010 से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहा हूँ। इस पे मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। बस कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जो रूटीन है उसको नहीं टूटने देता, डेली 2 टाइम जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं अटैच रहता हूँ इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनसे। बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी रहती है कि मैं देखूँ कि बाहर के खिलाड़ी कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस लेवल पर इवेंट खेल रहे हैं, उनकी वीडियो एनालिसिस करना और इस तरह की चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी अपने तौर पर कर सकता हूँ मैं करूँ। और माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट नज़र आ गया है हमें, जैसे अशदीन माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है, नू दस्तगीर हैं, महूर आपको नज़र आती हैं बैडमिंटन में, इसके अलावा शजर अब्बास माशाल्लाह 100-200 में नज़र आ रहे हैं और रेसलिंग में बहुत सारा टैलेंट नज़र आया है। तो डेफिनेटली ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस कोशिश इस चीज़ की है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम किया जाए, इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और इनसे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। नहीं, हमारे तमाम एथलीट्स की बहुत बड़ी कामयाबी है इतने मेडल जीत कर आना इतने महदूद वसाइल में। कहीं तो ये भी कहा जा रहा था कि कोचेस तक नहीं थे और बगैर कोच के जाना और फिर मेडल, वो भी गोल्ड मेडल जीत कर आ जाना, सिल्वर मेडल जीत के आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वो भी इतने तमाम ममालिक से कम्पीट करके। इनाम, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कि आप जाएं और मेडल जीत कर आए, अब आप मेडल जीत कर आ गए, तो मेडल जीत कर आने के बाद आपके क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर अपने फैंस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मेडल मैं अपने पाक फौज के उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो फ्लड रिलीफ में हमारे बलूचिस्तान में थे और हमारी आवाम के लिए अपनी जानों पर खेला और उन्होंने शहादत का दर्जे पर वो पहुँचे। तो ये मेडल बिल्कुल पाक फौज के जवानों के नाम है, ऑफिसर्स के नाम है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर अपने सीने पे पाकिस्तान का परचम लहराते हैं और जिनकी वजह से हम इतनी आज़ाद तरीके से रहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये मेडल डेफिनेटली इनके नाम है और दुआ मैं अपील करूँगा जितने भी पाकिस्तानी हैं मेरी फैमिली से और मेरे जो बाकी पाकिस्तान के लोग हैं, मेरे फैंस हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखें। इस्लामिक गेम्स भी हैं, इसके लिए भी एफर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो आने वाले इवेंट हैं उसके लिए भी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त आपसे बात करके नाम, बट अच्छा लगा और हमारी दुआ ये है कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। देखिए सपोर्ट ठीक है, एक ना एक दिन आ जाएगी। आप लोग ने जो करके दिखाया ना, मेरे उस्तादों में से एक किसी ने कहा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिमांड, तो मेरा ख्याल है आप लोग डिजर्विंग है। अगर आप लोग बोलेंगे भी ना, अब तो आपके लिए गैब से मदद आएगी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही जीतते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमसे बातें भी करते रहिए। आप हम लोग और कहाँ खबर हमारी नेक्स्ट? आज बहुत सारे नौजवान हमारे साथ मौजूद है ना, नौजवान जब मतलब हमारे अहम उम्र मतलब लोग बिल्कुल बासलाहियत नौजवान, और जब वो माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर हम चाहते भी हैं कि आपसे उनकी मुलाकात करवाएं। खासतौर पर नौजवानों को एम्पावर करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, लेकिन मुल्क की सियासत में उनकी जो नुमाइंदगी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 64% है, लेकिन सियासत में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ 3% है माया, विच इज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि इसी मसले को जो है अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं तो ये हैरान कुन फैक्ट्स हैं कि जब उनकी बात इतनी ज्यादा है, उनको कहते हैं आप पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप आने वाला, उनकी तादाद भी ज्यादा है, उनकी आवाज होनी चाहिए, उनकी तादाद होनी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन फिर क्यों नहीं मिलता, एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन अब एक नौजवान ने तब्दीली लाने का फैसला किया है इस तरीके से कि यूथ इलेक्शन कोटा के लिए वो कोशिशें कर रही हैं। इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, रिसर्चर हैं, समाजी कारकुन है शहीरा जलील बासित। उन्होंने एक इनिशिएटिव का आगाज किया है जिसका नाम है यूथ इलेक्शन कोटा कैंपेन।
ये बुनियादी तौर पर क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। शहीरा जलील बासत मौजूद है प्रोग्राम में। शहीरा, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया हमें। शहीरा, सबसे पहले तो बताइएगा यूथ इलेक्शन कोटा कैंपेन इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, इसका मकसद क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है इस वक्त हमें? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू टू यू, टू योर टीम। देखिए, यूथ इलेक्शन कोटा कैंपेन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि पाकिस्तान में इस वक्त 64% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम उम्र की है, और जो 15 से 29 का एज ग्रुप है, जैसे आप यूथ कहते हैं, वो भी 1/3 है पाकिस्तान की पूरी आबादी का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में यूथ पॉपुलेशन नहीं रही है। ये पॉपुलेशन बढ़ के तकरीबन 2040 में जो है ना 150 मिलियन हो जाएगी। अब इसके जो कंपैरिजन में आप देखेंगे, जो हमारी जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन वो कितनी है, 3% भी नहीं। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स दूं तो इस वक्त की जो कैबिनेट है 33 में से सिर्फ एक बंदा यंग है, पिछली वाली में से 26 में से सिर्फ 2 यंग थे। आप सिंध की बात कर लें, सिर्फ एक बंदा यंग है। KPK में सिर्फ एक बंदा यंग है। पंजाब की जो पिछली काबीना गुजरी है 36 में से सिर्फ 2 अरकान यंग थे, और बलोचिस्तान में कोई यंग ही नहीं है। इस वक्त कोई भी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर स्टेट यूथ नहीं है। इस चीज को ही तब्दील करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट की गई है। लेकिन ये अगर मैं साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, शहीरा आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो कुछ और बातें भी हो जाएं। इसका आगाज कब हुआ, आपने इसको क्यों समझा, और क्या आप कामयाबी का जो वक्त है वो करीब है, या अभी भी और चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स आर कमिंग अहेड? देखिए, मैंने इसका आगाज़ किया था 2019 में, जब मैं बतौर एक फुल ब्राइट स्कॉलर के अमेरिका में अपनी तालीम हासिल कर रही थी। वहाँ पे मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ यंग लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि मेरी एक कज़न थी सबीका शेख, जो टेक्सास में एक स्कूल शूटिंग हुई थी, वो भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी, 17 साल की थी। टेक्सास की स्कूल शूटिंग में उनका मर्डर हो गया। जिसके बाद अमेरिका की जो गन वायलेंस मूवमेंट है उसमें मैं काफ़ी मुझे काम करने का मौका मिला यंग लोगों के साथ। तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की कि यार यंग लोग इतने मुतहरिक हैं, तो पॉलिसीज़ में तब्दीली क्यों नहीं आ रही। और वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ 2019 से, कि मैंने पूरे 3 साल का प्रोसेस लगाया, जिसमें मैंने दुनिया भर की लिटरेचर को स्टडी किया, पॉलिसीज़ को स्टडी किया, रिसर्चर से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, और बिल आखिर एक बिल तैयार किया मैंने। 2 पेज का बड़ा सिंपल सा बिल है। पाकिस्तान का जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 का, उसमें 3 तरमीमें करता है ये बिल। पहली तरमीम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे कानूनन लाजिम होगा कि 25 से 35 साल के जो नौजवान हैं, और बिलखुसूस वो नौजवान जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, MNA, सेनेटर्स और इलीट लोगों के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके के नौजवानों की बात कर रहे हैं, 25 से 35 साल के ऐसे नौजवानों को हर पॉलिटिकल पार्टी 30% इलेक्शन टिकट्स देगी। दूसरी डिमांड ये है कि जब ये लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो पार्टी की जो लीडरशिप पोजीशन होती है ना, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, कोर कमेटी हो गई, या पार्लियामेंट की जो अपनी लीडरशिप पोजीशंस होती हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इस मुल्क की जो लीडरशिप है उसका कम से कम 30% आप यूथ को देंगे। और आखिरी डिमांड ये है कि जब आप इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज इन कैंडिडेट्स को उतारेंगी, तो ऑब्वियसली हम मुतवस्सित घरानों के लोगों की बात करें, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि करोड़ों रुपया इलेक्शन में लगाएं। तो तीसरी डिमांड ये कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगी। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि ये आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन शहीरा ये पॉलिसी में तब्दीली करना पाकिस्तान का आसान काम नहीं है। यहाँ पर बिल पेश करना कोई आसान काम नहीं है, वहां पर एजेंडे में शामिल कराना आसान नहीं है। इस सब में आपको यकीनी तौर पर बड़े चैलेंजेस आ रहे होंगे। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप उन चैलेंजेस का जिक्र करें कि अगर आपने इस बिल को सिर्फ इसी वजह से पेश करना कि वहां पर एटलीस्ट बहस हो जाए, हमारे पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस होना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ सीरियसनेस जो है हम खासतौर पर नहीं देखते अपने पार्लियामेंट में इन टॉपिक्स के ऊपर कि हमारी यूथ को एटलीस्ट इतनी गुंजाइश दी जाए। नौजवान हमारा फ्यूचर है, नौजवान लोगों से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन उनको उसी तरीके से उतना वो हक और उनकी स्पेस नहीं दी जाती। तो इसके लिए कुछ चैलेंजेस आपको यकीनी तौर पर उसका सामना करना पड़ा होगा। आई थिंक कुछ चैलेंजेस तो एक अंडरस्टेटमेंट है, मुझे बस चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। और आपने बहुत अच्छी बात की है अभी कि यूथ हमेशा कहा जाता है कि यूथ फ्यूचर है, हमें हमेशा कहा जाता है यूथ फ्यूचर है, फिर कहा जाता है यूथ फ्यूचर है, और फिर कहा जाता है यूथ फ्यूचर है। वो फ्यूचर कभी प्रेजेंट ही नहीं बनता है। तो जब इस बिल को लेके मैं इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंटेरियन से मैंने मुलाकातें शुरू करी हैं, बाय द वे अब तक मैं 25 MNAs और सेनेटर्स से मिल चुकी हूँ।
बहुत मुश्किल होता था, उनसे एक मीटिंग हासिल करना बहुत मुश्किल होता था। इसका काफ़ी दफ़ा मैंने तस्करा किया है कि उस मीटिंग को हासिल करने का प्रोसेस, फिर मीटिंग स्टार्ट होती थी, आप उनको अपना बिल पिच ही कर रहे होते थे कि वो सामने से अपनी ऑब्जेक्शंस बता देते थे। तकरीबन आई थिंक 90% 95% पार्लियामेंटेरियंस जिनसे मैं मिली हूँ उस बिल को लेके, उन्होंने मुझे मनफी ही रिस्पॉन्स दिया है। पर एक एमएनए थे राना इरादत जो फाइनली एग्री कर गए। आई थिंक ही इज़ अ यंग एमएनए हिमसेल्फ, तो प्रॉब्ली दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो वो इस बिल को टेकअप करने पे एग्री कर गए और उन्होंने इस बिल को मूव करवा दिया। इस साल मई 2022 में वो बिल जो है फाइनली इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट के अंदर और अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को रेफर कर दिया गया है और उम्मीद ये है कि इसी महीने में जो है वो स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को हेयर करेगी, किसी भी दिन हो सकता है। तो चैलेंजेस तो बेतहाशा थे। अगर मैं आई थिंक यू नो प्रॉब्ली आई शुड राइट अ बुक ऑन इट, कोई किताब मुझे लिखनी पड़ेगी, इतनी तवील थे वो चैलेंजेस के, लामुतनाती थे एक्चुअली। तो अभी से बात हुई, मतलब अच्छा आप कह रहे हो कि आपने अभी तक 25 एमएनए से बात की, तो क्या किसी लीडरान में से कभी किसी से आपका राब्ता हुआ या वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था? मतलब जिनसे 25 अगर अरकान से बात नहीं हो सकी तो लीडरान से कैसे आपका राब्ता होगा? वैसे कभी ट्राई किया किसी लीडर से मिलने के लिए? देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ था, एक्चुअली पहले तो मैंने ट्राई किया कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाऊंगी ताकि कल को ये कोई ना कह सके कि जी आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाती तो आपका मसला हल हो जाता। आई थिंक ये मैटर जो है ना ये नॉन पार्टिजन है, इसका ये हर पॉलिटिकल पार्टी का यूथ इस वक्त एक सेंट्रल इशू होना चाहिए। सही बात। तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के पास गई और जहाँ तक लीडरान की बात है तो महज एक इत्तेफाक ही था कि मैं एक मीटिंग के लिए इसी बिल के हवाले से नेशनल असेंबली में मौजूद थी, तो इत्तेफाक से मुझे PMLN के जो है ना 4-5 लीडरान मिल गए, जिसमें शाहिद खान अब्बासी थे, ख्वाजा साद रफीक थे, एहसन इकबाल थे, खुरम दस्तगीर थे। तो जस्ट बाय द वे कहते हैं ना, जस्ट बाय द वे मेरी उनसे मुलाकात हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि इस मुल्क में एक आम शख्स का लीडरान से मैं आपसे कह रही हूँ एमएनएज और सेनेटर्स से तो इटसेल्फ, लेकिन लीडरान से एक मीटिंग रिक्वेस्ट करना, वो मीटिंग हासिल करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो आपके पास कोई जरिया नहीं है उनसे रब्ता करने का, अगर वो जरिया आपको मिल जाता है तो वो उनके पास एक्चुअली आपके लिए टाइम नहीं है। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही आपको जरिया मिल गया ना, आज आप 92 पर आ गई, आप बताएं ना। कोशिश नहीं करी थी मैं उनको उन्हीं के काम, उन्हीं की कानून साजी करें ना। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एमएनएस के सामने आप ये मामला रखेंगे, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि यंगस्टर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आए, उनकी तो ऑलरेडी सीट्स वहां पर हैं। तो मेरे ख्याल में आपको पार्टी लीडरान से मिलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी टिकट्स उन्होंने ही देनी है और उन्होंने ही उन इलेक्टेबल्स को देनी है जो कि यंग होंगे, तो उनको सामने लाने के लिए आपको पार्टी लीडरान से ही मिलना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात की। इनफैक्ट मुझे एक एमएनए ने बताया था कि पाकिस्तान में फैक्ट ये है कि बहुत सारे यंग एमएनएज अगर आ भी जाए ना तो वो पार्टी लीडरशिप उनको फेवर ही नहीं करती है कि वो कोई एम्बिशियस किस्म की कानून साजी करें या वो कोई स्टैंड लें किसी इशू के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में देखें मौरूसी सियासत ही रही है, पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रही है, हायरार्किकल पॉलिटिक्स है, कोई इंडिविजुअल्स पॉलिसीज़ नहीं बनाते, यहाँ पे पॉलिसी पे उस तरह से डिबेट नहीं होती है, कल्ट पॉलिटिक्स है, इंडिविजुअल्स को फॉलो किया जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स का इस बिल के हवाले से बाय नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है कि ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव होगा। लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए कि करते करते 3 साल में आखिर ये स्टैंडिंग कमेटी तो पहुंच ही गया ना। मुझे पहले के लोग हमेशा कहते थे कि ये तो पार्लियामेंट के एजेंडा पर एजेंडा पर आ भी जाएगा तो इंट्रोड्यूस नहीं होगा, इंट्रोड्यूस होगा तो वही रिजेक्ट हो जाएगा और अगर फिर भी बहस हो गई तो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा ही नहीं। लेकिन 3 साल के बाद ये फाइनली स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, तो आई एम अ बिट पॉजिटिव अबाउट इट। एक छोटा सवाल मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, खासतौर पर आजकल की अगर हम बात करें तो पीटीआई ये दावा भी करती है कि वो यूथ को रिप्रेजेंट करती है और उनकी बहुत बड़ी जमात है और खासतौर पर यूथ को मोबिलाइज करने की भी कोशिश करती है। तो आप समझती हैं कि आपको इमरान खान साहब से आपने कोई रब्ता करने की कोशिश की हो, या आप समझती हैं कि अब यूथ को ही चाहिए कि वो खड़े हों और अपनी ही जमात बना लें कि कोई और पार्टी लीडर उनको आपका साथ नहीं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अब ऑब्वियसली यूथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक आज बोल दे जो बोलना है आपने। आई थिंक एक देखिए इंटरेस्टिंग बात यह आपने कहा कि नौजवान ही खड़े होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ऑफ टुडे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर आप वेबसाइट पे चले जाएं तो 150 पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में। तो इस बिल को लाने का मकसद ये है कि हमने व्हील को रीइन्वेंट करना ही नहीं है ना। हम अगर 170-180 पॉलिटिकल पार्टीज बना भी ले तो होगा क्या? हर कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजीज में बटा हुआ है, वो इस मसले को तो हल ही नहीं कर रहा ना कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूथ बल जो आपके पास मौजूद है उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आपका ताल्लुक ख्वाह किसी भी जमात से हो, ख्वाह किसी भी नज़रिए से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो,
यूथ की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की यूथ डिफरेंटली सोचती है, आज की यूथ ग्लोबली कनेक्टेड है, जो कि पिछली जनरेशंस नहीं थी। तो उस इनोवेशन को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिसी के अंदर लाने के लिए मुझे ना नजर आ रहा है आगे मेरा कोई मसला होगा ना, मैंने शहीरा के पास लेके जाना है। शहीरा, ये टेंशन आ गया, मुल्क में जरूरत है एक आपकी आवाज की। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे लीडर सामने आने चाहिए और यंग लीडर सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में, इसीलिए हम जो यूनियंस हैं उनकी भी बात करते हैं। लेकिन खैर ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, बड़ा तवील ये मामला है जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए हमारे, किस तरीके से यंग लीडर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शहीरा जलील बासित हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच शहीरा। हो सकता है कि आज के शो के तवस्सुत से ये वसीला बन जाए कि आपसे कोई लीडरान में से कोई राब्ता करे और शायद उनके दिल पर जाके आपकी आवाज़ लगे और हो सकता है वो असर करके वो मुलाकात का जरिया बन जाए। हमारी दुआ है कि आप और आपके जैसे सोच रखने वाले नौजवान आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर वाकई में प्रेजेंट की शक्ल इख्तियार करे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला और तमाम वो लोग जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपना साथ बनाए रखे। आप हमारे साथ रहिएगा, कल भी इंशाल्लाह शाज़िब फरमाया करेंगे, आपका इंतजार। बहुत दिनों बाद वापस आई हूँ, सबसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।